उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस आप आ रही से भी एक बार कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग। विटामिन प्रोटीन, वाह क्या यूज़र नेम है। अंकित, साक्षी, देव, मायुषी, एस्पिरेंट, टॉरा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, तो टॉप 100 जीके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो सुपर फास्ट तरीके से एग्ज़ाम बिल्कुल रिवीजन करेंगे यहाँ पे थ्रू 100 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी आपको लास्ट में बताना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए यहाँ पे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बम शॉट क्विज। अच्छा, उसकी क्विज अपलोड नहीं हुई है क्या? चलो सर, क्वेश्चन फंसाएंगे ना इसमें। आप फंसाएंगे कि नहीं फंसाएंगे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन फंसाने की पूरा प्रयास तो रहेगा। ठीक है, हमेशा फंसाने ना फंसाने की बात क्यों करते रहते हो भाई तुम लोग हैं? कुछ चीज़ें मज़े के लिए भी कर लेनी चाहिए। क्यों? तो मतलब मज़े के लिए पढ़ लो, अरे फंसाना और ना फंसाना ये सब क्या करते रहते हो हैं? थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन, उत्तरी भारतीय मैदान डैश से समृद्ध हैं। किससे समृद्ध हैं? डायमंड माइन से, एलुवियल डिपॉजिट से, कॉपर डिपॉजिट से, या फिर आयरन ओर माइन से। अब डायमंड की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड हमें कहाँ देखने को मिलता है इंडिया में? इंडिया में ये देखने को मिलता है पन्ना। पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। डायमंड अगर बात करें स्पार्कल क्यों करता है, ज़रा ये बता दो। ठीक है, और ये नहीं कि नहीं ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी का है, रोना नहीं। ठीक है, जो पूछ रहे हैं उतना बताते जाना। डायमंड की अगर बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ म्यू कितना होता है ये आपको बताना है। और बस ठीक है। और डायमंड ज़रा ये बताओ कि किसका एलोट्रोप है? डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ व्हाट? और डायमंड की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता है? आंसर होगा एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, पहली बात तो स्पार्कल क्यों करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, TIR की वजह से। म्यूस का होता है 2.4। ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, ये पता होना चाहिए। कॉपर डिपॉजिट्स इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलता है? तो कॉपर डिपॉजिट्स इंडिया में राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जैसे खेतड़ी माइंस है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और मलचखंड जो जगह पड़ती है MP में वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमें कॉपर डिपॉजिट्स हैं। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। ये पहला एलिमेंट था, पहला मेटल था जिसको कि नॉट एलिमेंट, पहला मेटल था जिसको कि ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था। और इसको हम चालकोलिथिक एज में पढ़ते हैं। चालकोलिथिक मतलब जो पाषाण युग होता, सॉरी जो आपका ये ताम्र पाषाण युग होता है उसमें। ओके, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि जो नदर इंडियन प्लेन से कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो नदर इंडियन प्लेन आर रिच इन एल्यूवियल डिपॉजिट्स। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं बाय द इंटरप्ले। ठीक है, बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स। वो 3 रिवर्स कौन सी हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इन 3 रिवर्स के इंटरप्ले से ये हमारा जो एलुवियल फ्लड प्लेन है इसका क्रिएशन होता है। ये तीनों रिवर्स जो हैं हिमालयन रिवर्स में आती हैं, और ये तीनों रिवर्स का ओरिजिन किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। ठीक है, इसलिए हिमालयन रिवर्स हैं और ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। जब नीचे आती हैं, हमें पता है कि ये शिवालिक से जब नीचे, अभी तो पता है ग्रेट हिमालय होता है, लेसर हिमालय होता है एंड शिवालिक होता है। शिवालिक से नीचे ये रिवर्स क्या क्रिएट करती हैं? सबसे पहले तो ये बड़े बड़े जो हैं ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। ये एक नैरो बेल्ट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। ये एक नैरो बेल्ट होता है जिसकी विड्थ अगर बात करेंगे तो 8 से 16 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, भाबर। यहाँ पर बड़े बड़े आपको पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। दैट इज़ द स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर, खो जाती हैं। वो फिर रीअपियर कहाँ करती हैं? तो इस तराई बेल्ट में करती हैं रीअपियर। ठीक है, वो रीअपियर करती हैं तराई बेल्ट में। तराई एक मार्शी और स्वैम्पी एरिया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि दलदलीय क्षेत्र है ये। ठीक है, तराई की अगर बात करेंगे इट इज़ अ मार्शी और स्वैम्पी एरिया। ये नैरो नहीं है, ये वाइड बेल्ट है। लगभग 15 से 30 किलोमीटर इसका जो है
क्या होता है, विड्थ होता है। भाबर का नैरो है 8 से 16, इसका 15 से 30 होता है। देन आगे आते हैं तो आगे हमें देखने को मिलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन्स। एलुवियल फ्लड प्लेन्स विच आर क्रिएटेड बाई न्यूअर एलुवियम, नई जलोढ़, खादर, और ओल्ड एलुवियम, पुरानी जलोढ़, जिसको हम भांगर बोलते हैं। ठीक है, नई है खादर, पुरानी है भांगर। दोनों में कैल्सीरियस कंसनट्रेशन होता है, यानी कि कंकड़ देखने को मिलता है, लेकिन भांगर में ज़्यादा होता है। खादर क्योंकि ये पास में है ज़्यादा, जो रिवर बेल्ट है उसके रिवर बेड के पास में है, तो इसलिए हर साल ये रिन्यू होती रहती है, मतलब हर बार रिन्यू होती रहती है। फ्रीक्वेंट रिन्यू होने की वजह से इट इज़ मोर गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बेटर फॉर एग्रीकल्चर एज़ कम्पेयर टू भांगर। भांगर भी ठीक है, बट खादर ज़्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज ये रिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एलुवियल फ्लैट प्लेन्स। आयरन ओर डिपॉजिट्स की अगर बात करेंगे तो जरा कमेंट में बताओ कि कर्नाटक में कौन से फेमस आयरन ओर डिपॉजिट है जिनका नाम के से शुरू होता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन दी, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है। मिडिल हिमालय, शिवालिक, सदर्न मोस्ट रेंज, या फिर हिमालय रेंज। सीजल का कुछ अपडेट है क्या? सीजल का अभी तो कुछ अपडेट नहीं है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है? वी ऑल नो कि इट इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इट इज़ माउंट एवरेस्ट विद अ हाइट ऑफ 8848 मीटर। ठीक है, इतनी इसकी हाइट होती है माउंट एवरेस्ट की। एंड ये किस पर्टिकुलर हिमालय में लोकेटेड है? तो अगर हम हिमालय को देखें तो इसको हम इस तरह से कुछ डिवाइड करते हैं। तो पहले ट्रांस हिमालय आते हैं, देन ग्रेट हिमालय आते हैं, देन लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय आते हैं, देन शिवालिक आते हैं। ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है वो 3 माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। ऑर्डर में याद रखना, नॉर्थ टू साउथ के, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, KLZ। ओके, इसी काराकोरम में आपको देखने को मिलेगी ये K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। राकापोशी भी यहीं पड़ता है, बट K2 के बारे में ध्यान रखना, इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पीक है K2। इसकी हाइट ज़रा बताइए कितनी होती है, मतलब कितनी है? तो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और काराकोरम में ही आपको कुछ फेमस ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर्स जैसे कि हिस्पर, बाल्टोरो, ठीक है, बाइफो एंड सियाचिन, जहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया गया था 1984 में, 1984 में। इसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय रन्स फ्रॉम दिस नंगा पर्वत से लेके ये नामचा बरवा, जहाँ से ये पूरा इसका हिमालय का सिंटैक्सियल बेंडिंग हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? सिंटैक्सियल बेंडिंग हो जाती है। ठीक है, जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा यूटर्न भी मार के इंडिया में एंटर करती है, वहाँ पे आपका लोकेटेड है क्या? नामचा बरवा। और नामचा बरवा इसका सबसे ग्रेट हिमालय का ईस्टर्न पीक है, ईस्टर्न मोस्ट पीक है। तो ग्रेट हिमालय ये रहा आपका, मिडिल हिमालय और ये शिवालिक। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ग्रेट हिमालय को ही हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और यहीं पर आपको हाइएस्ट पीक्स जो हैं वर्ल्ड की वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड की जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर K2 तो जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो तो खैर नहीं है, वो तो उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर है। लेकिन बाकी की जो हाईएस्ट पीक है, जैसे कि इंडिया में अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा की कितनी है? 8598 मीटर। इतनी हाइट है किसकी? कंचनजंगा की। ओके, एंड तो ये क्या हो जाएगी आपकी? थर्ड हाईएस्ट पीक हो जाएगी वर्ल्ड में। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, उसके बाद थर्ड। और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी माउंट लॉत्से, ये तिब्बत में। इट इज़ द फोर्थ हाईएस्ट पीक, 8516 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, क्लियर है। और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक भी हिमाद्री में ही लोकेटेड है, दैट इज़ ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। इसकी जो मतलब नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी इज़ द हाईएस्ट पीक इन, अगर हम बात करें उत्तराखंड। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 7816 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़ कि जो आपकी कश्मीर वैली है, ठीक है, जो कश्मीर घाटी है वो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। प्लस आपको ये बताना है कि जो मिडिल हिमालय और शिवालिक है, मिडिल हिमालय को ही हम लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, दैट इज़ मिडिल और हिमालय, और शिवालिक को ही हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बाई वॉट नेम? द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन मिडिल हिमालय, दैट इज़ लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, एंड शिवालिक नोन एज
अच्छा, अगर हम इनकी एवरेज हाइट की बात करें तो हिमाद्री दैट इज़ ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। मिडिल हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 4000 मीटर है। और शिवालिक की अगर बात करेंगे तो शिवालिक लगभग 1000 मीटर की इसकी हाइट है, एवरेज हाइट। लॉन्गिट्यूडनल वैली को हम दून्स बोलते हैं एंड द लार्जेस्ट दून इज़ दी देहरादून। ठीक है, जो सबसे बड़ा दून है आपका वो देहरादून है। इतना चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, फिर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो शिवालिक है जिसको आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में जाके एब्सेंट हो जाता है, मतलब इसकी जगह कोई और ले लेता है। और वो कौन है? वो दुआर्स हैं। दुआर्स टेक देयर इनका प्लेस वो ले लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हिमालय है वेस्टर्न साइड में ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, यानी कि नैरो होते जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, चलो। एंड ये ध्यान रखना कि जो कोर है ग्रेट हिमालय का वो किसका बना हुआ है? ग्रेट हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़। तो जो मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और वह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, असम या फिर जम्मू कश्मीर? तो मैनम की अगर बात करेंगे तो ये सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम में ही अगर बात करेंगे तो अभी जो हमने पढ़ रहे थे कंचनजंगा जो पीक है उसी के नाम से यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मिक्स्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, यूनेस्को का सबसे हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो। ठीक है, सिक्किम की अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, सॉरी 35th एंड 36th। ठीक है, तो जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने क्या किया था? सिक्किम को एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिया था। ठीक है, सिक्किम को एसोसिएट स्टेटहुड का दर्जा दिया था जो 1974 में हुआ था। इसमें आर्टिकल नंबर 2A को इंसर्ट किया गया था इस अमेंडमेंट से। देन इसने क्या किया था? 36 अमेंडमेंट 1975 ने सिक्किम को कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिक्किम नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स होती हैं उसमें नहीं आती है। इसके अगर यहाँ पर फेस्टिवल की बात करें तो लोसर यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है। लोसर के अलावा लोसूंग, नामसूंग, लोचार ये यहाँ के फेस्टिवल्स के नाम हैं। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा? दैट इज़ हेमिस नेशनल पार्क। असम में कौन कौन से हैं? तो असम में मानस है, काजीरंगा है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे असम में। और जम्मू कश्मीर में दाची गाम है, किश्तवाड़ है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर। अच्छा, लद्दाख में भी रिसेंट में कुछ नई डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया गया था। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये 5 ध्यान रखना है नई डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख की। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भोपाल, मैसूरू, मानेसर या फिर मुंबई? भोपाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सॉइल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। आंसर इसका होगा मैसूरू, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। The PM and the other ministers of the union are appointed by the president under dash of the Constitution of India. भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के डैश के तहत की जाती है। 70, 73, 75 या 72? 70 में क्या दिया हुआ है? रिकॉल करो 70 में क्या दिया हुआ है। तो 70 में दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट की फंक्शंस हैं इन अदर कंटिजेंसीज वो कौन परफॉर्म करेगा, यानी कि कुछ ऐसी कंटिजेंसीज जो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे कुछ अगर चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? दैट इज़ आर्टिकल नंबर 70। 73 है ये एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करता है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 72 की अगर बात करेंगे तो दिस टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें कि हमें पता, अब चलो उतना मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 75 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आर्टिकल नंबर 75 में जो पूछा गया सिर्फ वही नहीं दिया हुआ। आर्टिकल नंबर 75 में बहुत वाइड है ये, टोटल इसमें 6 क्लॉजेज हैं आर्टिकल नंबर 75 में, और कुछ सब क्लॉजेज भी घुसे हुए हैं। जैसे पहला वाला क्या बोलता है, इनकी अपॉइंटमेंट की बात करता है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 75 का क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए है और एक सब क्लॉज बी है। इसमें ये लिखा हुआ है सब क्लॉज ए में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ जो है
ये 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। 15% किसका? 15% ऑफ लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या है यहाँ पे? लोकसभा है। एंड बी की इसकी बात करता है बी बात करता है कि अगर कोई डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इनको ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है? तो इसमें इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मिनिस्टर्स की, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि दे आर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड में इनकी दिया हुआ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या दिया हुआ है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या है? लोकसभा है, दी लोअर हाउस, ठीक है, जिसको जहाँ पर किस तरह के इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होते हैं। देन फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? दो में इंडिविजुअल, चौथे इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। क्या चीज़? नहीं, इसमें आपका एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ही आएगा। उसमें जिसकी आप बात कर रहे हो वो 73 नहीं है वो, ठीक है। चलो फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज 4 में। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इनकी ओथ यानी शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट या फिर एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीने तक। उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होगी किसी हाउस की। जैसे कि एस जयशंकर गुजरात की जो विधानसभा है वहाँ से चुन के भेजे गए थे बाद में, पहले ही मिनिस्टर बन गए थे, बाद में चुन के भेजे गए थे। छठवें में क्या दिया हुआ है? इनकी सैलरी एंड अलावेंसेस। कौन डिसाइड करता है? ये खुद, दैट इज़ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो 75 इतना बड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पार्डनिंग पावर अगर उसकी बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर का दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 161 में। अंतर क्या होता है? गवर्नर कभी मार्शल लॉ के तहत, ठीक है, जो कोर्ट मार्शल होता है उसके तहत जो सज़ा मिली हुई है उसको पार्डन नहीं कर सकता है, पहला। दूसरा, गवर्नर कभी डेथ सेंटेंस के मृत्यु दंड को पार्डन नहीं कर सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री। अच्छा, एकदम से दिमाग में क्वेश्चन आया बिकॉज अभी हिमालय वगैरह पढ़ रहे थे, तो ज़रा बताओ कि जो ज़ैफ़रॉन होती है, जो लोकल वैरायटी की सैफ़रॉन केसर होती है कश्मीर में जो उगाई जाती है, उसके लिए क्या फेवरेबल होता है? मतलब ऐसा क्या देखने को मिलता है कश्मीर में जो ज़ैफ़रॉन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स वाज रीनेम्ड एज दी शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र किसको नाम मतलब दिया गया? किसको? शौर्य चक्र आपको पता होना चाहिए, अशोक चक्र सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। सेकेंड नंबर पे आता है कीर्ति चक्र एंड थर्ड नंबर पे आता है शौर्य चक्र, ठीक है। अशोक चक्र जो क्लास 3 है इसी की जगह जो है आपका आता है ये, ठीक है, शौर्य चक्र। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में कौन सा है? अगर मैं वॉर टाइम की बात करूँगा तो वॉर टाइम में ध्यान रखना है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है, एंड वीर चक्र। ये 3 वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो होगा ज़ैफ़रॉन के लिए दैट इज़ करेवा, ठीक है, करेवा। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मालदीव्स। मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कैपिटल बताइएगा इसका, प्रेसिडेंट का नाम बताइएगा यहाँ के। एंड लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? दिवेही है यहाँ की। जोंखा कहाँ की है? जोंखा इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। डारी एंड पश्तो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ज़रा बताइए। डारी एंड पश्तो। सिन्हली कहाँ की है? ठीक है, तो कैपिटल की अगर बात करेंगे तो माले। प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज़ू। लक्षद्वीप एंड मालदीव्स की अगर बात करेंगे तो 8 डिग्री जो चैनल है वो सेपरेट करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। मालदीव्स और लक्षद्वीप को, मालदीव्स का एक जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है मिनीकॉय। तो अगर मिनीकॉय को लक्षद्वीप से पूछेगा तो भी आंसर 8 डिग्री चैनल होगा। 9 डिग्री किसको अलग करता है? मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। सिन्हली है श्रीलंका की और डारी एंड पश्तो है अफगानिस्तान की। द क्यात इज़ दी नेशनल करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो कैपिटल करेंसी ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा बिकॉज कैपिटल करेंसी हो गया, इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डेज हो गए वो, ये सबसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पिछली बार बने थे तो इस बार भी बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो म्यांमार, बोत्सवाना, पोलैंड या फिर कंबोडिया। तो द करेक्ट आंसर इज़ म्यांमार। ठीक है, बोत्सवाना की क्या है, तो बोत्सवाना की है क्या बोलते हैं उसको, पी से नाम शुरू होता है, क्या नाम है उसका, पी से नाम शुरू होता है, किसी को याद है? पिछली बार ये यूपी में बना भी था क्वेश्चन। चलो, पोलैंड की अगर बात करेंगे ज़्लॉटी, ठीक है, और कंबोडिया की अगर बात करेंगे रियल। ये रियाल नहीं है, ठीक है, एक रियाल होती है, एक रियाल होती है। ठीक है, ज़रा बताओ ये दोनों जो मैंने लिखी है, 1 ये कहाँ की है और 2 कहाँ की है, ज़रा बताओ। रियाल और ये रियाल, ये दोनों अलग अलग हैं। ये रियाल जो है ये सऊदी की है। ठीक है सर, नहीं नहीं यार, ये तो नहीं है जो तुम लिख रहे हो। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ठीक है, और ये जो रियाल है ये ईरान की है। यस, पीसो नहीं है, ना 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 यार, पीसो नहीं है, पीसो नहीं है, पूला पूला है, पूला 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 पूला, यस। पीसो तो अर्जेंटीना की है, पूला है, यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है द ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड विच 2 रिवर्स। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है, किन के बीच में है? चेनाब एंड रावी, सतलज एंड चेनाब, ब्यास एंड झेलम, या फिर ब्यास एंड सतलज। तो सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। विश्वामित्र, ऋग्वेद कंटेन्स डायलॉग बिटवीन सेज विश्वामित्र एंड विच 2 रिवर्स। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, विश्वामित्र ने एक गायत्री मंत्र कंपोज किया था। ये किस मंडल में दिया हुआ है, बिकॉज हमें पता है कि जो ऋग्वेद है इट इज़ द ओल्डेस्ट वेद। जो अर्ली वैदिक एज है उसको ऋग्वैदिक एज भी बोला जाता है। 1500 से 1000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये टोटल 10 बुक से मिलकर बना है, जिसको हम 10 मंडल बोलते हैं। गायत्री मंत्र 3rd मंडल में दिया हुआ है। 9th मंडल में भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है। 10th मंडल में पुरुषोत्तम की हाइम दी हुई है, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस तरह से निकले, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, वो चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सही आंसर यहाँ पे ब्यास एंड सतलज होगा। अगर हम ऋग्वैदिक नामों की बात करें, ठीक है, एंशियंट नेमों की बात करें, तो इनका क्या क्या है। जो चेनाब का नाम क्या है, चेनाब का नाम है अस्किनी। रावी का नाम क्या है, पुरुषनी। सतलज का नाम क्या है, क्या है सतलज का नाम, शुतुद्री। चेनाब तो देख ही लिया। ब्यास का क्या है, बिपाशा। झेलम का क्या है, वितास्ता। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए रिवर्स के। ठीक है, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सतलज सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की, चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडस की, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उनको उसको द्वाब बोलते हैं, जैसे रेचना द्वाब बनाते हैं ये। ठीक है, इंडस है, फिर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो जैसे सिंध सागर द्वाब है, ये आपका इंडस, झेलम, चेनाब। तो छछ द्वाब है, ये रेचना द्वाब है, ये बारी द्वाब है, ये बिष्ट द्वाब, इस तरह से बनता है। ठीक है, दोनों के नाम से मिलके। ये कहाँ से निकलती है इंडस, ये भोखार चू ग्लेशियर से निकलती है, लेक मानसरोवर के पास से। और इसका वहाँ पे नाम होता है सिंगी खम्बान, यानी तिब्बत रीजन में, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, यानी कि शेर का मुँह। झेलम की अगर बात करेंगे तो वेरीनाग से निकलती है। चेनाब की बात करेंगे तो ये बारालाचला पास से निकलती है। रावी एंड ब्यास की अगर बात करेंगे तो ये रोहतांग पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और सतलज की अगर बात करेंगे तो ये राकस ताल, जो राकस लेक पड़ता है लेक मानसरोवर में, वहाँ से निकलती है सतलज रिवर। ठीक है, आफ्टर शिवाजीज डेथ effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors as Peshwa. Which city became the capital of the Maratha kingdom? तो कौन सी कैपिटल बनी थी, जरा आपको ये बताना है। ठीक, अच्छा एक आप बताइए जरा क्वेश्चन, सतलज रिवर जो है वो कौन से पास से इंडिया में एंटर करती है, कौन सा दर्रा है जहाँ से सतलज रिवर की एंट्री होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इंडस की। तो अगर बात करेंगे नासिक, सतारा, पूना, नागपुर, तो पूना वॉज द कैपिटल। ठीक है, आफ्टर शिवाजीज डेथ। शिवाजी ने जहाँ पर इनका कोरोनेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, राजगढ़ रायगढ़ दोनों अलग हैं, ध्यान रखना। सतलज की अगर बात करेंगे तो ये कौन से पास से एंटर होती है, तो ये आपका जो शिपकीला पास है वहाँ से एंटर होती है। ठीक है, शिपकीला पास कहाँ है, हिमाचल में है। बारालाचला कहाँ है, जहाँ से चेनाब निकलती है वो भी हिमाचल में है। और जहाँ से ब्यास और रावी निकलती है दैट इज़ रोहतांग पास, वो भी वहीं पे है। ठीक है, रोहतांग पास में आपको अटल टनल देखने को मिलेगी, जिसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर है, जो कि सबसे हाइट पे सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया की। महावीर स्वामी अच्छा एक चीज़ बताओ,
चलो छोड़ो। महावीर स्वामी बिकेम नोन एज जीन। व्हाट डज जीन मीन? महावीर स्वामी जिन के नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन का क्या अर्थ है? जिन का मतलब है गॉड, कॉन्करर, नॉन वायलेंट या फिर ग्रेट सोल। बताइए। तो जिन का मतलब क्या होता है? कॉन्करर, जिसने कि सारी चीज़ों को, सारे अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है या फिर काबू पा लिया है, कॉन्कर कर लिया है। महावीर स्वामी की अगर बात करेंगे तो इनका नाम क्या है? वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान इनको टाइटल दिया गया है, वर्धमान महावीर। और ये जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ही इज़ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर, ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले कौन थे, 23वें कौन है? पहले और 23वें बताइए जरा। पहले कौन से थे? पहले थे ऋषभ देव, जिनको कि बुल से रिप्रेजेंट किया गया। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनको कि सरपेंट यानी स्नेक से रिप्रेजेंट किया गया। और महावीर को किससे किया गया? लायन से रिप्रेजेंट किया गया। 22वें कौन है? 22वें नेमीनाथ या अरिष्टा नेमी के नाम से जानते हैं। पहले और 22वें इनका हमें वेदों में वर्णन मिलता है, ऋषभ देव और नेमीनाथ, दैट इज़ जो हमारे अरिष्टा नेमी हैं उनका। ओके अच्छा, जैन धर्म में अगर बात करेंगे तो फाउंडर तो ऋषभ देव थे, मेन प्रपाउंडर थे जो जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया महावीर थे। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं? जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। जो जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। और जो 4 वॉज होते हैं वो भी जैन धर्म में होते हैं। 4 वॉज क्या होते हैं? अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस। सत्य, दैट इज़ ट्रुथफुलनेस। अस्तेय, दैट इज़ नॉन स्टीलिंग, कुछ चुराना नहीं है। और ब्रह्मचर्य, दैट इज़ सेलिबेसी। ओके, तो ये 4 वॉज होते हैं जैनिज्म में। एज मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर, इंक्लूडिंग द कैपिटल पाटलिपुत्र and other 4 provincial centers. Which among the following was not the provincial center? पाटलिपुत्र हो गया, सुवर्णगिरी हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया और तोसली हो गया। इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? रिकॉल करो, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? के से नाम शुरू होता है, कुरु की। ठीक है, अवंती की थी उज्जैनी। अवंती क्या थी? उज्जैनी। Who among the following had exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working on the British plans as the British liked to be worked out? तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई, जैसे आपको याद होगा कि एक सेफ्टी वॉल थ्योरी या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई थी जब क्या बना था? कांग्रेस। सर सीजल का क्या सीन है? अभी बताया तो भाई, अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, तो जब कांग्रेस बनी थी तो सेफ्टी वॉल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई थी। तो यही चीज़ बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत बनी है, ऐसा कहना मानना था सोमनाथ लहरी का। ठीक है, सामनाथ नहीं, सोमनाथ लहरी जी का मानना था। अब यहाँ पर आप गेस भी कर सकते हो थोड़ा सा किस तरह से, क्योंकि पटेल साहब तो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कुछ कमिटीज़ के चेयरमैन थे, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चेयरमैनशिप कर रहा है किसी कमेटी का, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हिस्सा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में गलत बात करेगा? ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करेंगे तो ये इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन ये पहले परमानेंट चेयरमैन थे। लेकिन अगर टेम्पररी पूछ देगा तो क्या आंसर होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये टेम्पररी थे। परमानेंट कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट बने किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, यानी कि संवैधानिक सलाहकार या फिर विधिक सलाहकार कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र? तो इट वॉज होम? सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे। ठीक है, हु वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन? चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ये बताना है। कैलीग्राफी किसने करी थी, यानी कि अपने सुंदर हाथों से किसने लिखा था, सुंदर हैंड राइटिंग से? फिर उसको डेकोरेट करने का काम किसने किया था? तो चीफ ड्राफ्ट्समैन अंबेडकर साहब नहीं, SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। कैलीग्राफी किसने करी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और डेकोरेट किसने किया था? तो डेकोरेट काम करने का काम किया था नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। एलिफेंट वॉज द सिंबल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी संविधान सभा का वो सिंबल था एलिफेंट यानी कि हाथी। चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू हैड फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद इन द कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, नॉट ना कि कांग्रेस से अलग, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? HSRA, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन या स्वराज पार्टी। तो हमें पता है कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, सहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म भी हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। चौरी चौरा आपको पता है गांव का नाम है गोरखपुर में, जहां पर पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, जिसकी वजह से गांधी जी ने हिंसा की वजह से, वॉयलेंस की वजह से इसको वापस ले लिया और गांधी जी को यहाँ पर टोटल 6 साल की जेल हो जाती है। वो बात अलग है कि गांधी जी 2 साल में ही निकल आते हैं जेल से बाहर 1924 में, लेकिन 6 साल की जेल होती है। जब गांधी जी को जेल में हो जाती है तो बात ये आती है कि अब हम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट हमने चला रखा था हर चीज़ का, तो क्या उस बॉयकॉट को हमें कंटिन्यू करना है, आगे नहीं करना है? जो बोल रहे थे कि नहीं उसको कंटिन्यू करना है हमें, मतलब आगे कंटिन्यू करते रहना है, कोई चेंज नहीं करना है, उनको बोला गया नो चेंजर। जिन्होंने बोला नहीं अब हमें बॉयकॉट को ख़त्म करना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए अब हमें, ठीक है, उनको बोला गया प्रो चेंजर। प्रो चेंजर्स ने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, इन लोगों ने पार्टी बनाई विद एन एम टू एंड और मेंट द काउंसिल। हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, ये एम रखे कि या तो काउंसिल को खत चलने ही नहीं देंगे या अपनी बातें मनवा के रहेंगे। नो चेंजर क्या कर रहे थे? नो चेंजर अभी भी वही बॉयकॉट और कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है उस पर फोकस कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क पे। तो सही आंसर यहाँ पे स्वराज पार्टी होगा एंड इट वाज फॉर्म्ड विद इन दी कांग्रेस। ये 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, जहाँ पर कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बट गई थी, उस तरह का ये डिवीजन नहीं था, क्योंकि जो प्रो चेंजर हैं दे वर्कड विद इन दी कांग्रेस, भले उन्होंने अपनी खुद की अलग पार्टी बना ली हो। HSRA की अगर बात करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो ये फिरोज शाह कोटला में बनती है और इसको बनाते कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद बनाते हैं, अलॉन्ग विथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब के साथ मिलकर बनाते हैं। पहले ही बन चुकी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज़ HRA 1924 में, जिसको कि किसने बनाया था? सचिन सान्याल ने बनाया था। मेन तो वो थे सचिन सान्याल, और भी लोग थे जैसे कि रोशन सिंह, ठीक है, और राजेंद्र लहिरी, ये सब लोग थे HRA के फॉर्मेशन में। 1925 में काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है, 1925 में काकोरी ट्रेन की घटना होती है, जिसके बाद उसमें से कुछ लोगों को जेल हो जाती है, फांसी हो जाती है, और कुछ लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। तो फिर नई पार्टी बनती है, उसी की एक्सटेंशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष बनाते हैं। कौन? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो इसको कौन बनाता है? KT तेलांग, ठीक है, KT तेलांग हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, और एक और नाम है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और ये बना कब था? 1885 में बना था, ध्यान रखना। KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, जो 1887 में, कब? 1887 में मद्रास में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किया था। 1888 में 1888 में अगला जो सेशन हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, और उसको जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था, और पहला ब्रिटिशर बन गया था कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करने वाला, ठीक है। तो 1875 में इंडियन लीग बनी, शिशिर कुमार घोष। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना, KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। लिली इज़ दी ओनली टेरेस्ट्रियल लिली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया। तो जो शिरुई लिली है, शिरुई लिली जो है, ये एकमात्र ऐसी लिली है जो आपको ज़मीन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मणिपुर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेशन ऑफ द कांग्रेस हैड टेकन प्लेस इन विच महात्मा गांधी कन्विंस्ड other leaders about the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as स्वराज। तो कहाँ पर ये लोग मिले थे? जहाँ पर गांधी जी ने कन्विंस किया था बाकी लीडर्स को कि एक नीड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने की, खिलाफत के साथ मर्ज करके। ये बोला था 1920 का 1920 का जो कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो खिलाफत आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1919 में, जिसको कि अली ब्रदर्स ने लीड किया था। अली ब्रदर्स बोले तो मौलाना अली और शौकत अली, लीड तो उन्होंने किया था, लेकिन ऐसा उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। उसका लेना देना कहाँ से था? उसका लेना देना था तुर्की से,
या टर्की जो पहले जिस नाम से जाना जाता था। तो टर्की में क्या हुआ था, जो ओटोमन एम्पायर है उसको हटा दिया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक, जब हटा दिया गया तो उसका विरोध हर जगह के मुस्लिम्स ने किया, क्योंकि वो अपना वहाँ पर उनका मुस्लिम्स का खलीफा बैठते थे। ठीक है, तो मुस्लिम्स ने उसका विद्रोह किया और उसी का ही एक रिस्पॉन्स था इंडिया में खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूव्स को देखा एज अ अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिठाई जा सकती है, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करके खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया उसका। ठीक है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है। ये लॉन्च क्यों होता है, तो ये हमें लॉन्च पता है कि ये लॉन्च होता है जो आपका जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, ठीक है, उसकी वजह से मेन वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और साथ ही साथ जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसकी वजह से भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार एंड इज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान। तो निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का यहाँ पर संस्थापक कौन था, उसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। एनवायरमेंट इकोलॉजी बॉम्ब शॉट की पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं है, अच्छा उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी बिकॉज उसको फैटमैन से करवाया गया था। ठीक है, तो ये खुदाई खिदमतगार क्या है ये, तो जब सीडीएम लॉन्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, 12 मार्च 1930 को, 12 ऑफ मार्च 1930 को लॉन्च हुआ था। कब तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 तक ही चला था, जहाँ पर गांधी जी ने 78 लोगों के साथ साबरमती जो डांडी साबरमती से, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, साबरमती आश्रम से, जो कि साबरमती आश्रम से यानी जो अहमदाबाद में है, वहाँ से डांडी तक का मार्च निकाला था जो नवसारी में पड़ता है। ठीक है, और टोटल 34 मील्स की जो डिस्टेंस है उसको कवर किया इन्होंने, पैदल ही कवर किया, और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया गया था, इसलिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों ने लीड किया। जैसे मद्रास में अगर मैं बात करूँ तो सी राज गोपालाचारी ने लीड किया, गोपालाचारी ने। फिर वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं तो अंबिका कांत सिन्हा ने इसको लीड किया, जिन्होंने नाखस पॉन्ड को एज अ साइट चूज़ किया। धारसाना में अगर बात करेंगे तो धारसाना में सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और इनके जो बेटे थे गांधी जी के वो भी थे, इनाम लाल। ठीक है, तो सरोजनी नायडू थी। इसी तरह से जो पेशावर वाला क्षेत्र है NWFP जिसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो वहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार खान ने इसको लीड किया था, सीडीएम को। कैसे लीड किया था, इन्होंने खुदाई खिदमतगार, ठीक है, दैट इज़ सर्वेंट्स ऑफ गॉड करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और यहाँ पे इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट चलाई जिसको क्या बोला जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आपको पता होना चाहिए जो बादशाह खान है दैट इज़ खान अब्दुल गफ़ार खान, ही इज़ दी ओनली वन अमंग दी 2 नॉन इंडियंस जिनको कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला है। दूसरे कौन है, वो आपके नेल्सन मंडेला हैं, और एक खान अब्दुल गफ़ार खान है जो पाकिस्तान से थे। वैसे इन्होंने पाकिस्तान के बनने को या फिर इंडिया के पार्टीशन को बहुत अपोज भी किया था। सर सैयद अहमद खान की अगर बात करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में जो फाउंड किया था उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था 1875 में। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है हिंदुस्तान गदर पार्टीज हेडक्वार्टर वॉज लोकेटेड एट, तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय 1913 में कहाँ स्थित था, तो ये स्थित था सैन फ्रांसिस्को USA में। गदर पार्टी की अगर बात करेंगे जो 1913 में बनी थी, इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, ये सब लोग इससे एसोसिएटेड थे। ठीक है, चलो अगला है 20th क्वेश्चन। ओडिया प्लाट्यू या फिर उड़िया पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश, बताइए जल्दी से। तो क्या आंसर होगा इसका, उड़ीसा बिल्कुल गलत, कर्नाटक बिल्कुल गलत, राजस्थान बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट कॉजेज रेनफॉल ऑन दी कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, करिए फिर डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे।
चलिए कर लिया सभी ने। तो जो कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु वहाँ पर किस वजह से बारिश होती है पहले समझते हैं, ठीक है। पूरा मानसून जो है वो समझते हैं। पहली बात तो ये है कि मानसून आने से पहले कुछ शावर्स आते हैं जिनको हम प्री मानसून शावर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, प्री मानसून शावर्स एक तो साउथ इंडिया में आते हैं और एक नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। नहीं, ईस्टर्न पार्ट में आएंगे ये एक तो, और एक आते हैं आपके कहाँ पे, साउथ इंडिया में, ठीक है। ईस्ट में जो आते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो एक तो है काल बैसाखी, और एक है बरदौई सिला या बरदौली चीरा, ठीक। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, और बरदौई सिला कहाँ पर, असम और जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पर। इनको ही हम क्या बोलते हैं, नॉर वेस्टर्स। क्या बोलते हैं, नॉर वेस्टर्स। साउथ इंडिया में जो आते हैं वो होते हैं तो ब्लॉसम शावर्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके मैंगो शावर्स, ब्लॉसम और मैंगो। ये कहाँ पर होते हैं, तो केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर बात करेंगे तो केरला एंड कोस्टल कर्नाटका, ठीक है। और इनकी अगर बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में, ठीक है, और केरल में भी रहते हैं वैसे तो, ठीक है। बट ये कोस्टल वर्ड थोड़ा सा आपका ध्यान रखना होता है। ये कोस्टल कहाँ पे, ब्लॉसम शावर्स के साथ अटैच्ड है। फिर अगर बात करेंगे तो प्री मानसून शावर्स हैं, यानी कि मानसून आने से पहले जो शाम के टाइम पे एकदम तेज़ सी हवा चलती है। अब इसको हम ब्लॉसम शावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉफ़ी के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी ब्लॉसमिंग में, उसकी अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं। और मैंगो शावर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मैंगो की राइपनिंग में, उनके पकने में हेल्प करते हैं इनको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें देन मानसून किस तरह से इसका अराइवल होता है, वो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो मानसून कुछ इस तरह से आता है। कुछ विंड्स जो होती हैं अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती हैं, इसीलिए इनको हम सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बोलते हैं। जो मानसून है, मानसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक टर्म कॉल्ड एज मौसम। ये मौसम से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो सीजनल रिवर्सल होता है विंड्स का। विंड कुछ इस तरीके से आती हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, तो इसको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। ओके, ये साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं। ये है अरेबियन सी, तो ये अरेबियन सी ब्रांच हो जाती है, और ये है बे ऑफ बंगाल, तो इसको हम बंगाल की खाड़ी दैट इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगी साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है वो। एंड ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में स्ट्राइक करेगी। ये जो गारो खासी की जो जयंतिया हिल हैं, ठीक है, ये जो सिस्टर हिल्स हैं गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, ठीक। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब ये अरेबियन सी की ब्रांच स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट में, तो ये जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट का, बीइंग अ विंडवर्ड, ठीक है, बीइंग अ विंडवर्ड साइड, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जो ईस्टर्न साइड है वो आपका लीवर्ड साइड है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होती है जितने की वेस्टर्न साइड में होती है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्राइक करती है, उसके बाद इसको डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कुछ इस साइड। और ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये यहाँ पर स्ट्राइक करती है। एक इसकी ब्रांच जो है नर्मदा वैली के पैरेलल निकलती है, और एक यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, अरावली के पैरेलल निकल के दोनों का जो मिलन होता है ये पंजाब प्लेन्स या फिर जो गंगा वैली है उसके ऊपर होता है। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं ये, इसके ऊपर होता है किसका मिलन, दोनों ब्रांचेस बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांचेस का मिलन। और 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में मानसून पहुंच चुका होता है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में स्ट्राइक करता है यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, 15 जुलाई तक पूरे इंडिया में पहुंच चुका होता है। अब बारिश कहाँ कहाँ नहीं होती और कहाँ पे होती है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान समझिएगा, इसको ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा अगर आप देखो तो मैंने चौड़ा ड्रॉ किया है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हमें पता है कि वेस्टर्न घाट और कोस्ट के बीच में इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट का और कोस्ट के बीच में, ठीक है। इसको मैंने चौड़ा इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि वो चौड़ा है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइड, आपको पता होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। खैर, तो यहाँ पे होता क्या है कि बारिश नहीं हुई। ये जो कोस्ट है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। यहाँ बारिश नहीं होती, क्यों?
क्योंकि ये रेन शैडो या लीवर्ड साइड में है टू अरेबियन सी ब्रांच, बिकॉज यहाँ बारिश हो जाएगी, ये वाला क्षेत्र लीवर्ड साइड में, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसके पैरेलल निकल जाती है। लेकिन होगा क्या, जैसे अभी टाइम आ गया, आज सितंबर है, तो मिड ऑफ सितंबर या लास्ट ऑफ सितंबर तक क्या होगा, सितंबर के महीने में यहाँ से, दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, ये मानसून का रिट्रीवल शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा यहाँ से, और ये कुछ हवाएं यहाँ से आती हैं जो इसको इस तरह से डाइवर्ट कर देती हैं। तो ये लौटता हुआ मानसून, जिसको कि रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, या फिर इसी को ही हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं, ये क्या करता है, यहाँ आप देखिए तो लैंड से सी की तरफ ब्लो हो रहा है, तो बारिश नहीं करता है। लेकिन ये जो पार्ट जो यहाँ से गया, ये समुद्र से लैंड की तरफ जाएगा, यानी कुछ पानी पिकअप करेगा, और यहाँ पर दैट इज़ कोरोमंडल कोस्ट पे, कोरोमंडल तट, जहाँ पे तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश के क्षेत्र आएंगे, वहाँ पे ये बारिश करेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून। और यहाँ पे जब रिट्रीवल हो रहा होगा मानसून का, तो यहाँ पे कुछ साइक्लोन का भी फॉर्मेशन होता है, कुछ साइक्लोन्स का भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जब ये इसका रिट्रीवल हो रहा होता है तो, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु में बारिश क्यों हो रही है बिगिनिंग ऑफ विंटर में, क्यों, सितंबर में यहाँ से निकलना शुरू हुआ, अक्टूबर में यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, अक्टूबर लास्ट और नवंबर में, यानी सर्दियों के टाइम पे बारिश हो रही होगी तमिलनाडु में। क्यों हो रही है, टेम्परेट साइक्लोन्स, बिल्कुल नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, बिल्कुल सही, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से तो वहाँ बारिश ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच पैरेलल निकल रही थी, अरेबियन सी ब्रांच के एक ऐसा था जो ऑफशोर साइड है, दैट इज़ जो लीवर्ड साइड है, वहाँ पे था। टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी जो वाला रीजन है, भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण, जिनको हम चक्रवात बोलते हैं, जो कि विंटर में रेनफॉल तो करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं, ये बारिश करते हैं यहाँ पे, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर करते हैं। कैसे, यहाँ से, यहाँ पर कहीं मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, तो यहाँ से इस तरह से जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, जेट धाराएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, बहुत ही हाई स्पीड में चलने वाली विंड होती हैं, जो क्या करती हैं, टेम्परेट साइक्लोन को लेके आती हैं यहाँ पर, कहाँ पर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सर्दियों के टाइम पे। जो राबी की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, राबी के फसल के लिए, ठीक है। और जापान में इनको मावट या फिर महावत के नाम से जानते हैं, इन किसको, ये जो सर्दियों की बारिश होती है, जो नॉर्दर्न पार्ट में होती है, क्यों होती है, वो टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है, फिर जिसको कि हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाने जाते हैं ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, वो विच टाइप ऑफ ग्रेनाइट इज़ फाउंड इन जलोढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जलोढ़ राजस्थान में किस तरह की तुमको देखने को मिलेगी, क्या जो ग्रेनाइट है वो, सुपर सर, ओके। मैं कितने लेक्चर्स हैं, इंडियन फिटनेस बाई सौरभ, पूरा सारे लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजी के सब कुछ, ठीक है। जलोढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अगर बात करेंगे, काला ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं, राखी ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं, ये होगा आपका रोजी पिंक ग्रेनाइट, आपको ये जलोढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में देखने को मिलेगा। वो अप्रूव्स द फेयर। और ज़रा ये बताओ कि जो ग्रेनाइट है वो किस तरह की रॉक है, ये किस तरह की चट्टान है ग्रेनाइट, रिकॉल करो। रॉक कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो जो ग्रेनाइट है ये इग्नियस है, आग्नेय चट्टान है। इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये लावा या फिर मैग्मा के डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन से बनती है। मेटामॉर्फिक की अगर बात करेंगे तो इसको हम मेटामॉर्फिक इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस यानी चेंज इन फॉर्म, इसकी फॉर्म चेंज होती है तब बनती है। कैसे फॉर्म चेंज होती है, तो जब इंडस या सेडिमेंट्री में हम क्या करते हैं, PVT, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस लाते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के जब चेंजेस लाते हैं तो वो इग्नियस या सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि फॉसिल्स यानी जीवाश्म किस चट्टान में देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री में। लेयर्स के फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करती है, सेडिमेंट्री रॉक एग्जिस्ट करती है। इग्नियस के एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट तो है ही, प्लस गबरू है, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये एग्जाम्पल्स हैं। मेटामॉर्फिक में क्या आ जाता है, तो मेटामॉर्फिक में मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्जाइट आ जाता है, ये सब आ जाते हैं आपके मेटामॉर्फिक में। सेडिमेंट्री में आ जाते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके। हेलाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, सेडिमेंट्री में आते हैं सब। हु अप्रूव्स द FRP ऑफ शुगरकेन। FRP क्या होता है, MSP सुना है कभी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने सुना है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, कि भाई आप ये चीज़ उगाओ, ठीक है, इसका इतना MSP है, यानी कि अगर आप बाज़ार में जाओगे, आपकी चीज़
इतने में आपको लगता है नहीं दाम मिल रहा है तो हमारे पास आना, इतने में तो हम प्रोक्योर, सरकार बोलती इतने तो हम खरीद कर ही लेंगे तुम्हारी, ठीक। शुगर केन के लिए एमएसपी अनाउंस नहीं होता है, शुगर केन के लिए एफआरपी अनाउंस होता है एमएसपी की जगह। ये अप्रूव कौन करता है, चाहे एमएसपी हो या एफआरपी हो, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ही अप्रूव करती है, ठीक। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एमएसपी डिसाइड कौन करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये करता है CACP, दैट इज़ कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये होता है CACP का फुल फॉर्म, ठीक। क्लियर थी चीज़, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है, काम करने के अधिकार की गारंटी देता है, कौन सा देता है। राइट टू वर्क किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। MG नरेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। नरेगा में किस तरह का काम मिलता है, इसमें मिलता है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क फॉर एटलीस्ट 100 डेज, एटलीस्ट 100 दिनों के लिए ये आपको रोज़गार दिया जाता है। ये आपका जो है 2005 में आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में, तब ये नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा बना, ठीक है, MG नरेगा बना, पहले नरेगा था जब 2005 में आया था ये, ठीक। और अगर इसकी बात करेंगे, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे कि जो आर्टिकल है कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 41 है, जो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस की बात करता है। क्योंकि ये DPSP है तो ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भाई राइट टू वर्क है लेकिन हम तो बेरोज़गार हैं, हमें तो वर्क मिला ही नहीं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, तो गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, ऑयल सीड या फिर पोटैटो, तो सही आंसर क्या होगा, हॉर्टिकल्चर होगा। गोल्डन सिर्फ हॉर्टिकल्चर से ही नहीं बल्कि हनी प्रोडक्शन से भी एसोसिएटेड है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, जैसे कि हम कुछ फल सब्जी पेड़ पौधे इस तरह के उगा देते हैं साइड में, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ब्लैक रेवोल्यूशन, फिश, ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड ब्राउन है आपका लेदर प्रोडक्शन। गोल्डन अभी मैंने आपको बताया फ्रूट्स है नहीं, वही हॉर्टिकल्चर ही है, ठीक है। एंड गोल्डन आपका ग्रीन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो डिटेल में पता होना चाहिए, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ग्रे है आपका फर्टिलाइज़र, पिंक है अनियन, रेड है आपका मीट और टोमेटो, सिल्वर है आपका एग यानी अंडे, वाइट है आपको पता है मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन, येलो है आपका ऑयल सीड और एवरग्रीन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेयरी डेवलपमेंट इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। जो आपका वाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है, वर्गीस कुरियन, जिनकी किताब का नाम क्या है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ओके। देन अगर बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ब्लू रेवोल्यूशन के ध्यान रखना है हीरालाल चौधरी हैं, हीरालाल चौधरी, क्लियर। और येलो रेवोल्यूशन नहीं है क्या यहाँ पे, हाँ, येलो ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो येलो के फादर किसको बोलते हैं, तो येलो के फादर बोलते हैं सैम पित्रोडा को, ठीक है, सैम पित्रोडा को। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर, तो नॉर्मन बोरलो को बोलते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, इंडिया में MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ये टर्म किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। 2 फेज़ में इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, मिड 1960s और पहला फेज़, और दूसरा मिड 1970s में। पहले फेज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था जैसे रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट ऑफ आपका ये पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा आंध्रा, यहाँ पे किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, तो अभी देखा था आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 5 6 मंथ्स। वेयर इज द हेड ऑफ ऑफिस, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तुहिन कांता पांडे इसके करंट में चेयरमैन है। सिडबी के हेडक्वार्टर इन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में। सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1990 में। ये कब हुआ था, 1988 में, लेकिन स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला था 1992 में,
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है इसमें से? कमर्शियल बैंक्स, नाबार्ड, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स या फिर लोन एसोसिएशंस। नाबार्ड नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुआ था? बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुआ था। शिवरमन कमेटी ये सुपरवाइज करता है किसको? जो ग्रामीण बैंक्स होती हैं, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक्स, दैट इज़ आरआरबीज को सुपरवाइज करने का काम है नाबार्ड का। ओके, डायरेक्टली लोगों से डील नहीं करता। नेम द हाई कोर्ट दैट हैज़ जुरिसडिक्शन ओवर द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की जो यूटी है उसका जुरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट में लगता है? मद्रास में? नो, मद्रास में लगता है पुडुचेरी का। कैलकाटा हाई कोर्ट? यस। ठीक, अब कमेंट में आपको बताना है कि कौन सा हाई कोर्ट है इंडिया में जिसका जुरिसडिक्शन सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ लगता है। बताओ जरा, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है? अगले क्वेश्चन का भी आंसर बताओ 30 का। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इट इज़ द गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो पता है कहाँ कहाँ लगता है? असम में, नागालैंड में, अरुणाचल में, मिज़ोरम में। ठीक है, यहाँ पे इन सब स्टेट का नहीं, असम का जुरिसडिक्शन, नागालैंड का, अरुणाचल का, मिज़ोरम का, इन सब का जुरिसडिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। ठीक है, अगला है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो कब पास किया गया था ये? 1992 में, 1992 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? पंचायती राज दिवस। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स और बिल्स वर प्रपोज्ड बाय द मोतीलाल नेहरू कमेटी इन द ईयर 1928। कौन से बिल को प्रपोज किया गया था? इल्बर्ट बिल की अगर बात करेंगे तो इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। ठीक है, 1883 में आया था। और इस पर्टिकुलर बिल में था क्या कि जो ब्रिटिश केसेस हैं उनका ट्रायल इंडियन जजेस के अंडर में या फिर इंडियन ज्यूरिस्ट के अंडर में चल सकता है। अभी तक नहीं था, अब उस चीज़ को हटा के उस प्रोविज़न को लाया गया कि इंडियन जजेस के अंडर ब्रिटिश केसेस का भी अब ट्रायल चल सकता है। इसका विरोध किया ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इस बिल को वापस लिया गया। ये बिल जब लाया गया था तो उस टाइम पे कौन था वॉइसरॉय इंडिया का? तो इट वाज लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। लॉर्ड रिपन को ही फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। रिपन के टाइम पे ही पहली सिंक्रनाइज्ड दैट इज़ कंप्लीट सेंसस कंडक्ट करवाई गई थी। रिपन के टाइम पे पहले हंटर एजुकेशन जो कमीशन है वो आया था। रिपन के टाइम पे रिपन ने क्या किया था? आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था 1882 में, जिसको लाने का काम किसने किया था जरा बताइए तो कमेंट में। और इल्बर्ट बिल वॉज दी इमीडिएट रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आंसर होगा इसका बिल ऑफ राइट्स। साइमन कमीशन 1928 में आया था और उसमें 7 मेंबर्स थे, सातों अंग्रेज़ थे। उसका विद्रोह हुआ, जब विद्रोह हुआ साइमन गो बैक के नारे लगे तो जो उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, आपको पता ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट करी थी। तो उस टाइम का जो यानी कि जब हम बात करें 1928 की तो बर्किनहेड हुआ करता था। तो बर्किनहेड ने चैलेंज दिया इंडियंस को कि अगर इतने ही काबिल हो तो बना लो खुद का, इस तरह से प्रेजेंट करो, डिमांड दो हमें, जो भी सारी चीज़ें फॉर्मुलेट करके। तो नेहरू कमेटी बनी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे उनके चेयरमैनशिप में, और उन्होंने यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लिटन लाया था आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? प्लूटो, मेकमेक, होमिया, सेरेस। होमिया, मेकमेक और जो प्लूटो हैं ये आपके क्यूपर बेल्ट में सिचुएटेड हैं, क्यूपर बेल्ट में। ठीक है, क्यूपर बेल्ट कहाँ है? क्यों? तो आपका ये सन रहा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, क्यूपर बेल्ट। तो होमिया, मेकमेक, प्लूटो, एरेस ये सब आपके क्यूपर बेल्ट में लोकेटेड है। सेरिस जो है, सेरिस ये आपका इस एस्टेरॉयड बेल्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है,
रिकॉल कर लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में जो कुछ फैक्ट है। मरकरी इज़ दी क्लोजेस्ट प्लैनेट। मरकरी का जो रेवोल्यूशन टाइम है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, 88 दिन में एक चक्कर सूरज के अराउंड कंप्लीट कर लेता है। एकमात्र ग्रह जिसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस बोलता है तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मैं सबसे ब्राइटेस्ट हूँ, मैं सबसे हॉटेस्ट हूँ, मैं अर्थ की ट्विन सिस्टर हूँ, मैं मॉर्निंग स्टार हूँ, मैं इवनिंग स्टार हूँ, ठीक है, वीनस। और वीनस में थिक क्लाउड ऑफ H2SO4 देखने को मिलते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के थिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, और सबसे गर्म ग्रह, ठीक है। देन आता है अर्थ, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मून इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट टू अर्थ। देन आता है आपका मार्स, जिसमें कि 2 आपको ग्रह देखने को मिलेंगे, फोबोस एंड डीमोस। दैट इज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसके पास, फोबोस एंड डीमोस। मार्स की अगर बात करेंगे तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, और इसका रेड कलर कहाँ से मिलता है इसको, आयरन ऑक्साइड से। देन आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जे सन। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, और इसका जो रोटेशन टाइम है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। अपनी एक्सिस में ये जो रोटेशन है वो 9 घंटे 55 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। सैटर्न की अगर बात करेंगे तो इसके अराउंड रिंग्स हैं, ऐसा नहीं कि रिंग सिर्फ सैटर्न में ही है, लेकिन सैटर्न के अराउंड रिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरली विजिबल होती हैं, जिसकी डिस्कवरी हाइजेंस ने करी थी। और क्रिश्चियन ने क्या किया था, उन्होंने उसके बीच का जो गैप है उसको नोटिस किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे सैटर्न, तो इट इज़ द लीस्ट डेंस प्लैनेट, यानी कि इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वाटर से भी कम होती है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं जिसकी डेंसिटी वाटर से कम हो, इसी की है सिर्फ वाटर से कम, 0.69 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यूरेनस की बात करेंगे, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ पे मेथेन की मात्रा बहुत देखने को मिलती है यूरेनस में। और नेपच्यून इज़ दी फारदेस्ट प्लैनेट, और ये सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट टाइम में कंप्लीट करता है। ज़रा बताइए कितने साल में इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रही है, ये क्या करती है, ये इन प्लैनेट्स को इंटीरियर प्लैनेट और एक्सटीरियर प्लैनेट में डिवाइड करने का काम करती है। इंटीरियर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो कि रॉक्स के बने होते हैं, और इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट या फिर जोवियन प्लैनेट्स, जो कि गैस के बने हुए होते हैं, गैसेस प्लैनेट होते हैं अभी, ठीक है। अभी आपको पता है सीज़न जो 17 है KBC का, है ना, उसमें जो अभी फर्स्ट करोड़पति बने हैं, ठीक है, आदित्य कुमार ठीक है। तो खैर मेरे मतलब जानने ही वाले हैं वो, तो उनसे 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया, एंड दैट वाज कि कौन सा प्लैनेट है, ऐसा कुछ था कि कौन सा इनमें से प्लैनेट है जिसमें देविका रानी के जो ससुर हैं, ऐसे था, तो उनके नाम पे क्रेटर का नाम रखा गया, क्रेटर का, ठीक है। क्रेटर का मतलब क्या होता है, तो क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, बिल्कुल 165 ईयर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। यस, वीनस और यूरेनस 2 ऐसे प्लैनेट होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट। तो क्रेटर, तो वहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें जोवियन प्लैनेट था। तो आप खुद सोचो, जो गैस से बना हुआ है उसमें क्या ही गड्ढा होगा गैस से इस प्लैनेट में कैसे क्रेटर हो सकता है। तो वैसे ही उन्होंने एलिमिनेट किया था, और फिर उनको एक हिंट मिला, एंड द हिंट वॉज कि दिस, चलो मैं आपको देता हूँ, दिस इज़ दी ओनली, मतलब दिस इज़ दी प्लैनेट विच हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट। तो 2 ही है, मरकरी, वीनस, और उसमें से सिर्फ मरकरी था, तो मरकरी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदित्य कुमार के साथ सेटिंग बिठाना पड़ेगा, अच्छा चलो एक वीडियो करेंगे साथ में, बता, आदित्य जी के साथ क्यों। सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, यस। चलो अगला करते हैं 33rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग। सो सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट प्रिवेंट्स द इन्वेडिंग पैथोजेंस, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, इट इज़ एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द फायरिंग्स टू द ट्रैकिया, इट इज़ अ बोनी बॉक्स। ओके चलो, पॉडकास्ट तो नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो सर्विंग है अभी डिप्टी कमांडेंट के तौर पे CSF में, लेकिन हाँ एक छोटा सा ऐसा बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट प्रिवेंट्स द इन्वेडिंग पैथोजेंस, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, इट इज़ एन ऑर्गन मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्ट्स द फारिंग्स टू द ट्रैकिया, इट इज़ अ बोनी बॉक्स। देखो बोनी बॉक्स तो नहीं है,
ठीक है, ये भी इसमें सही नहीं है, इसमें यार दोनों ही सही है, बी और सी दोनों। लंबाडी बेटा, लंबाडी अपना घर पे रख के आओ अब, ठीक है। ये इसका एग्ज़ाम नहीं चल रहा है एसएससी का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फैरिंग्स है, फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज वे होता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। देन यहाँ पर आपको ट्रैकिया दिख रहा है, ट्रैकिया होता है विंड पाइप जो कि सराउंडेड होता है बाई रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इनसे सराउंडेड होता है जिसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। और बीच में होता है यहाँ पे आपका क्या, ये होता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स का पार्ट होते हैं एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस और सबग्लॉटिस। तो वोकल कॉर्ड भी होती हैं और ये फैरिंग्स को कहीं ना कहीं ट्रैकिया से जोड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर मुझे बी और सी में कोई एक चूज़ करना है तो आई वुड गो विद बी। लंबाडी नहीं, छोटा है मैडम, छोटा, ठीक है, मतलब छोटा सबसे ऑप्शन वाला है, ठीक है। तो इट हाउसेज दी वोकल कॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। वैसे तो सी भी गलत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से ज़्यादा सही चुनना है तो आई वुड गो विद बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ विच टाइप ऑफ कॉलाइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कॉलाइड है। तो कॉलाइड मतलब कॉलाइड क्या होता है, तो जैसा हमें पता है सोल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उससे कोलॉइड बनता है। कोलॉइड होते क्या हैं, तो देखो एक तो होता है सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, और बीच में आता है कोलॉइड। ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ये होता है हीट्रोजेनियस मिक्सचर, और कोलॉइड होता है बीच का, जिसको हीट्रोजीनस की कैटेगरी में ही रखते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है, लेस देन अ नैनोमीटर साइज़ होता है। सस्पेंशन में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, यानी पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा होता है। और इसके बीच का जो होता है वो कोलॉइड में होता है, बट कोलॉइड को फिर भी हम हीट्रोजीनस ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या दिखाते हैं, दोनों ही ये दिखाएंगे आपका टिंडल इफेक्ट, यानी कि अगर लाइट को पास किया जाएगा इनसे तो ये लाइट के पाथ को विजिबल कर देंगे। कौन, दोनों, चाहे कोलाइडल हो चाहे हीट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि सस्पेंशन हो, ठीक। सस्पेंशन जो होता है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इसको रख दोगे तो ये सेटल डाउन कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी है, पानी में रेत डली हुई है, ठीक है, रेत को मैंने मिला दिया तो रेत घूम रही है, लेकिन अगर थोड़ी देर छोड़ दूंगा तो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी, यानी अनस्टेबल है। सोल्यूशन आपका स्टेबल होता है, ठीक है। तो कोलाइड बीच के होते हैं और कोलाइड अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कोलाइड आपका सॉलिड सोल, यानी अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सोल होगा, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस आपका सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड है तो सोल, सॉलिड गैस है तो एरोसोल, लिक्विड सॉलिड है तो जेल होगा, लिक्विड लिक्विड है तो इमल्शन होगा, लिक्विड गैस है तो एरोसोल होगा, गैस सॉलिड है तो सॉलिड सोल, और गैस लिक्विड है तो फोम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात करें तो सॉलिड डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम यहाँ पे लिक्विड होता है, तो इस वजह से सोल की कैटेगरी में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरह का एंटासिड होता है। एंटासिड को पेट की एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म इन द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ये जो टर्म है ये किसने दिया था बताओ, ये कौन करता है, मेथनॉल करता है। मेथनॉल को ही हम वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, और ये क्या करता है, ये जहरीली शराब होती है। यानी कि अगर आपने मेथनॉल कंजम्पशन कर लिया तो आपकी कुछ टाइम में डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को। मेथनॉल जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको टर्म किया था किसने, पुरकिंजे कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, समझ आई बात। तो ये जो है वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है और प्रोटोप्लाज्म कॉइन कर देता, मतलब कोगुलेट कर देता है, इसीलिए ये बहुत ही जहरीला होता है मेथनॉल। इसीलिए ही जैसे एथनॉल होता है, ठीक है, तो डीनेचुरेशन क्या होता है जरा बताओ, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या चीज़ होती है,
तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होती है जब अल्कोहल में, जो ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल होती है, उसमें कुछ ऐसा मिला दें कि वो अनफिट फॉर यूज़ हो जाए, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पर्पसेस से एथेनॉल को यूज़ किया जाता है, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती रहती है। अभी तो गडकरी जी काफ़ी घेरे में हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि हुआ क्या कि उनके दोनों बेटे ऐसी कंपनियों के मालिक हैं अभी रिसेंट में बने जो एथेनॉल प्रोसेसिंग करती है, एथेनॉल से संबंधित है। और रिसेंट में ही गवर्नमेंट अभी बिल लेके आई कि भाई इतना % ब्लेंडिंग एथेनॉल का मैंडेटरी है फ्यूल में, जिसकी वजह से उन कंपनी के शेयर दबा के भागे। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई पहले से ही सेटिंग मतलब जानबूझ के किया गया फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, खैर, जब दारू दारू ना हो के दवाई हो, तो एक्चुअल में डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि उसको अनफिट फॉर आपको यूज़ बना देना है। कुछ ऐसा कलर ऐड कर दो कि वो पीने योग्य ना हो, ठीक है, साफ समझ में आ जाए, या फिर कुछ इस तरह का मिक्स कर दो मेथनॉल वगैरह कि वो इट बिकम्स अनफिट फॉर वो। क्योंकि शराबियों की कमी तो है नहीं, ठीक है, देर आर मोर ड्रिंकर्स दैन नॉन ड्रिंकर्स अगर हम देखें तो कहीं भी मिली चढ़ा देंगे। ठीक है, लोग तो न जाने किस किस चीज़ से नशे करते हैं। मतलब थिनर से आजकल सुना है मैंने कि थिनर से नशे होते हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरीके होते हैं। सिरप कोई चढ़ा जाता है, सिरप ही चढ़ा देते हैं जो खांसी वगैरह के लिए आती है। विच द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन दी स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। बिच्छू बूटी के पत्तों में क्या मौजूद होता है? तो बिच्छू बूटी मौजूद होता है आपका मेथनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसी को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात करेंगे तो ये टोमेटो में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? तो जो विटामिन सी का केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एथेनोइक एसिड ये किस में देखने को मिलता है? जो आपका विनेगर है, ठीक है, विनेगर, उसमें देखने को मिलता है। इसी को ही हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। जो सिरका होता है, विनेगर होता है, वो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी क्या होता है? वाटर होता है वो सिर्फ। ठीक है, नेटल लीव्स में ही सिर्फ फॉर्मिक एसिड नहीं देखने को मिलता है, बल्कि जो स्टिंग ऑफ एन आंट होता है, यानी कि जो चींटी का डंक होता है, वहाँ भी देखने को मिलता है। और इसकी जलन को शांत करने के लिए नेटल लीव के पास में जनरली हमें डॉग प्लांट देखने को मिलता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है या फिर थोड़ी सी कम कर देता है। ठीक है, अगला है बाई होम द फोर्ट विलियम कॉलेज लोकेटेड एट कोलकाता वॉज फाउंडेड इन ईयर 1800। किसने फाउंड किया था? विलियम बेंटिक, रिचर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स या जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने अगर बात करेंगे तो 1790 में हिंदू कॉलेज एट बनारस की स्थापना करी थी। कहाँ पे? बनारस में। अच्छा, ये बताओ कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसको किसने बनाया था और कब इनॉग्रेट किया गया था? साथ ही साथ जो हिंदू कॉलेज एट जो कैलकाटा है, उसको कब इनॉग्रेट किया गया था? फिर अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम किए, तो 1772 में इसने बंगाल से डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया था। एक तो ये काम किया, प्लस ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसने सती प्रथा को ख़त्म किया था। इसने जो ठगी प्रथा जो चल रही थी उसको ख़त्म किया था। ठीक है, प्लस इसने जो सर्किट कोर्ट्स चल रहे थे उनको एबॉलिश किया। ठीक है, और इसी के टाइम पे ही एक एजुकेशन कमीशन आया था, मैकुलेज मिनट। ठीक है, मैकुलेज मिनट। तो 1833 में ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, क्योंकि 1833 में ही एक्ट आया था जिसको कि हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द रिचर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी। कैसे आप इसको गेस कर सकते थे? तो गेस आप कर सकते थे, इसको सब्सिडियरी अलायंस है। कैसे? अब सब्सिडियरी अलायंस हमें पता है, सहायक संधि, ये 1798 में आती है। क्या प्रोविजंस थे इसमें? कि अगर इसको किसी इंडियन रूलर ने साइन कर लिया तो वो अपनी उसको आर्मी हटानी पड़ेगी, ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ेगा, एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने कोर्ट में रखना पड़ेगा, वो किसी के साथ, किसी और के साथ अलायंस में नहीं आ सकता है बिना ब्रिटिशर से पूछे हुए। पहला कौन था जिसने कि एक्ट को अडॉप्ट किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद था 1798 में। देन मैसूर 1799, देन अवध 1801। तो सब्सिडी लाइन 1798 में आया था, तो उससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि भाई ये तो यार 1833 काफ़ी दूर की बात हो रही है ना, थोड़ा आप इस तरह से रिलेट कर सकते थे। ये 1916 में मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है,
और जो महात्मा गांधी की पहली पब्लिक प्रेजेंस है वो BHU में ही, BHU के इनाग्रेशन में ही देखने को मिली थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में अगर बात करेंगे तो 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय ने मिल के इसको बनाया था, ठीक है, हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हड़प्पन साइट एक्सकेवेटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला हड़प्पा स्थल उत्खनित किया गया था? कालीबंगान, देसलपुर, लोथल या फिर रोपड़? कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में है ये। यहाँ पर क्या देखने को मिले? ब्लैक बैंगल्स वगैरह, ठीक है। आंसर लोथल एक पोर्ट साइट है जहाँ पर जो आपके शिप्स थे वो डॉक किया करते थे, तो या तो एंशियंट या तो पोर्ट या फिर डॉक यार्ड अगर आपसे पूछेगा तो वो आपका, किसका कॉल आ गया यार, एक सेकंड रुकना। चलो ठीक है, तो रोपड़ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम पहले रूपपुर हुआ करता था। क्या? रूपपुर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अच्छा, कालीबंगान किस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है? ये एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से प्लॉट फील्ड भी मिलती है, ठीक है, जुता हुआ खेत मिलता है, प्लस कालीबंगान और लोथल दो ऐसे साइट्स हैं जहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ से हमें फायर अल्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, आग की वेदियाँ देखने को मिलती हैं कालीबंगान और लोथल से, प्लॉट फील्ड देखने को मिलती है, और ये घग्गर रिवर के बैंक्स पे, घग्गर, ठीक है, ये भोगावा रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। SR राव ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसकी किसने करी थी? रोपड़ की YD शर्मा ने 1947 में, ठीक है, YD शर्मा के देख रेख में एक्सकेवेशन हुआ था। लोथल की अगर बात करेंगे तो SR राव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 39th, प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम इन संस्कृत वाज कंपोज्ड बाय विच पोएट, वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद? तो क्या आंसर होगा? भारवी, भाषा, हरिसेन या बाण भट्ट? तो बाण भट्ट तो नहीं, बाण भट्ट तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे जिन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी और कादम्बरी भी लिखी थी। हरिसेन सही आंसर होगा। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त जिन्होंने की प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। समुद्रगुप्त की अगर बात करेंगे तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कविराज का टाइटल मिल रखा है इनको। सर्वराज ओछेत्ता का टाइटल, सर्वराज ओछेत्ता का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, ठीक है, तो ये चीज़, और इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 40th, खिज़र खान वॉज अ रूलर ऑफ दिल्ली, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिनास्टीज? तो खिज़र खान दिल्ली का शासक था, वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? टर्किश, तुगलक, सैयद या लोदी? सैयद का फाउंडर था। सैयद डायनेस्टी 14 से लेके 1451 तक इसने रूल किया, सैयद डायनेस्टी ने। हुआ क्या था कि इससे पहले तुगलक डायनेस्टी थी जिसका फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक था, और लास्ट रूलर था महमूद शाह तुगलक। तो महमूद शाह तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था? तैमूर का आक्रमण हो गया था, तैमूर का अटैक हो गया था, और तैमूर ने इनको छोड़ के गया था खिज़र खान वगैरह को, जिन्होंने सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। फिर लोधी डायनेस्टी आई जो कि आखिरी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, और इसका फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था। फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी था। और आखिरी रूलर का नाम तो आपको पता ही होगा कौन था? इब्राहिम लोधी। बीच में सिकंदर लोधी आया, ठीक है, ये जाने जाते थे अपने डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? इसने गुलरुखी पोएम्स जो इसकी थी वो गुलरुखी के नाम से जानी जाती थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर नॉट ओनली ऑफ लोधी डायनेस्टी बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत का। इसको बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ दी, और यहाँ से ना आप दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रिकॉल करो, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे स्लेव में जितने हमारे रूलर्स थे उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, उस पोलो खेलते वक्त उसकी डेथ हुई। लाख बख्श के नाम से उसको जानते हैं, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुव्वतुल इस्लाम वहीं कुतुब मीनार के बगल में दिल्ली में, ठीक है, और उसने स्टार्ट करवाया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन।
देन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका स्लेव और उसका दामाद आता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। वो सिल्वर टंका, कॉपर जीतल स्टार्ट करता है, चहलगानी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है वो। और उसके बाद उसकी बेटी आती है रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक, जो कि एकमात्र महिला रूलर थी अगर हम देखें तो मेडिवल इंडिया की, रज़िया सुल्तान 1240 में। उसके बाद छोटे मोटे रूलर आते हैं, लेकिन मेन जो रूलर आता है फिर उसके बाद बलबन आता है जो चहलगानी सिस्टम को ख़त्म करता है, सिजदा और पैबोस प्रणाली को शुरू करता है, दीवाने अर्ज करके एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है, खुद को अफरा का डिसेंडेंट बताता है, ज़िल्ला इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड का टाइटल भी लेता है कौन, बलबन, ठीक है। और बलबन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट करी, उसने नवरोज़ नाम का एक पारसी फेस्टिवल स्टार्ट किया, और उसके बाद कैकूबाद वहाँ का लास्ट रूलर बनता है स्लेव डायनेस्टी का। और उसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी डायनेस्टी, खिलजी। खिलजी में रिकॉल करो जलालुद्दीन आता है, फिर अलाउद्दीन आता है, अलाउद्दीन मेन था। तो इस तरह से आपको पूरा दिल्ली सल्तनत अच्छे से रिवाइज करके रखना है, बिकॉज अगर क्वेश्चन आया है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस बार भी आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है ये। आपको पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से UPSSC पेट में लिखा हुआ है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितने भी मूवमेंट्स हुए इंपॉर्टेंट वाले वो सारे अच्छे से याद करके रखने हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज हुआ है, अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, क्लास कर रहा था ऑफ हो गया। चलो तो भाई यहाँ पे आप मत करो मैसेज, जो क्वेरी नंबर है वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ से आपको पता चल मतलब रेजोल्यूशन मिलेगा। तो बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नोआ खली कब गए थे, 1946 में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई थी, हिंदू मुस्लिम ड्राइट्स पे तो दंगे हुए थे, बहुत लोगों की मारकाट हुई थी इसलिए, ठीक। देन अगर बात करेंगे गांधी जी बिगैन वियरिंग आ लाइन क्लॉथ, ए होगा, नहीं भी पता है फिर भी। मिल वर्कर्स तो आपको पता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, 1918 में हुई थी। तो DCAB ऑप्शन नंबर DCAB ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस पे पहले तो भारत भ्रमण किया, और उसके बाद वो पॉलिटिकल फील्ड में उतरे। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। देन 1918 में उन्होंने बैक टू बैक 2 किए, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। 1917 में चंपारण किया। चंपारण किसके अगेंस्ट में था, तो चंपारण वॉज अगेंस्ट दी तिनकठिया सिस्टम। 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पे ज़बरदस्ती था कि भाई आपको कल्टीवेशन करना है इंडिगो का, यानी नील की खेती करनी है। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ किया था, जहाँ पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रिगार्डिंग मिल वर्कर और मिल जो ओनर थे उनके बीच में था, वेज हाइक को लेके। तो 20% बोल रहे थे कि मिल ओनर कि हम 20% कर पाएंगे, 50% की डिमांड थी, तो बीच में 35% में 35% में सेटल किया गया था। और खेड़ा था, किसानों का मूवमेंट था। खेड़ा गुजरात में जो किसान थे उनका ये कहना था कि इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से टैक्स ना लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, इसलिए गांधी जी गए, और गांधी जी और बाकी जो हमारे लीडर्स थे जिसमें सरदार पटेल जी भी थे, तो उन लोगों ने किया इसको, और 1 साल तक हटाना पड़ा टैक्स को ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बैक टू बैक जो गांधी जी ने 3 मूवमेंट किए थे, जिसमें आपको पता होना चाहिए ये पहला चंपारण वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये पहला CDM था। अहमदाबाद पहला नॉन कॉपरेशन था, और खेड़ा जो था आपका पहला क्या था, पहला आपका हंगर स्ट्राइक था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे की ओर बढ़ें, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक आपका ये होगा, ठीक है, अहमदाबाद वाला फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ये होगा, पहला नॉन कॉपरेशन आपका खेड़ा वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 आफ्टर सस्पेंडिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द ईयर 1922 गांधी जी वॉज अरेस्टेड एट अहमदाबाद एंड सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको 6 साल की अरेस्ट हुई थी, लेकिन उनका एक ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, जिसकी वजह से 2 साल में इनको रिलीज़ कर दिया गया था 1924 में। और जब इनको रिलीज़ किया गया था 1924 में, तो इसी साल ही गांधी जी ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है, जो कि कहाँ हुआ था, बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता करी थी, और इट वॉज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई द गांधी जी। Government of India Act 1935 was the longest act passed by the British Parliament for India. The act originally passed, being very lengthy, was divided into 2 separate acts, namely the Government of India Act 1935 and what? तो ये बहुत बड़ा एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो ढांचा है, जो मेजर पार्ट है, वो इसी पर्टिकुलर एक्ट से लिया गया है।
अब इस एक्ट में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही, इसने प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म कर दिया, उनको ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्ता दे दी, सेंटर में डायरकी को ले आया ये, ठीक है, और प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। यानी 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, जिसको मोंटेग्यू क्लेमेंसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, उसकी चीज़ों को इसने रिवर्स करने का काम किया। आंसर होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन नंबर बी। The partition of Bengal infuriated people all over India and Swadeshi movement had taken in deltaic Andhra. It was known by which of the following names? किस नाम से वहाँ पर जाना गया साउथ में इसको? आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को पार्टीशन किया गया दो पार्ट में, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, हिंदू मुस्लिम की लाइंस पे, लैंग्वेज की लाइंस पे। यहाँ पर मोस्टली थे मुस्लिम, यहाँ पे थे मोस्टली हिंदू, यहाँ पर मोस्टली लोग बोलते थे बांग्ला, यहाँ पर मोस्टली लोग बोलते थे हिंदी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो क्या बोला, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से ब्रिटिश को इसको बंगाल को पार्टीशन किया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना बड़ा है बंगाल कि उसको एडमिनिस्टर करना काफ़ी मुश्किल है, जो कि कुछ हद तक ठीक था। लेकिन मेन उनका ये था कि जो बंगाल जो नर्व सेंटर बन रहा है नेशनलिज्म का, उसको वीक करना है। इसीलिए जुलाई 1905 में ये अनाउंसमेंट होती है कि बंगाल को पार्टीशन किया जाएगा और अक्टूबर में इसको एनफोर्स कर दिया जाता है पार्टीशन को। उस टाइम पे यहाँ पर वॉइसरॉय कौन हुआ करता था, ये आपको बताना है कमेंट में। हु वॉज दी वॉइसरॉय? तो वॉइसरॉय वॉज करजन, ठीक है, तो वॉइसरॉय होता है करजन। अब होता यह है कि जब बंगाल को पार्टीशन किया जाता है तो कांग्रेस पूरे विरोध में उतर आती है और एंटी पार्टीशन मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। 1905 में एक सेशन होता है कांग्रेस में, ठीक है, बनारस में, ठीक है, कांग्रेस का, जहाँ पे स्वदेशी को अंडरटेक किया जाता है। 1906 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है कैलकाटा में, जिसको प्रिसाइड कौन करते हैं? जिसको प्रिसाइड करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की बुक लिखी थी, जहाँ पर उन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही थी, जिन्होंने रस्ट गोफ्तार न्यूज़पेपर भी निकाला था, जो कि फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब इन्होंने क्या कि इस पर्टिकुलर सेशन में 4 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था। एक तो था आपका स्वदेशी को लेके, एक तो था आपका बॉयकॉट को लेके, एक तो था आपका स्वराज को लेके, पूर्ण स्वराज नहीं है ये, स्वराज है, और एक था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को लेके, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि मूवमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हुआ, लोग एक दूसरे के हाथों में राखी बांधना स्टार्ट किए टू शो द यूनिटी, लेकिन मुस्लिम्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। 1906 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है ढाका बांग्लादेश में, जो कौन करता है? नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की शुरुआत होती है, फाउंडिंग, ठीक है, वो होता है। अब होम रूल मूवमेंट का इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 1916 की बात है, 1916 की, जब होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बाई बाल गंगाधर तिलक इन पूना एंड एनी बेसेंट इन मद्रास। वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से साउथ इंडिया में जाना गया, खासकर डेल्टाइक पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। हुआ ये कि अब स्वदेशी क्योंकि अडॉप्ट किया गया था, तो जैसे एक स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली गई, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, किसके द्वारा? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, तो ये खोली गई बाई V.O. चिदम्बरम पिल्लई, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है। भारत माता का पोर्ट्रे बनाया गया भाई अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई, बताओ? हु फॉर्म्ड स्वदेश बांधव समिति? तो ध्यान रखना, स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्ता ने। अश्विनी कुमार दत्ता ने 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्राउन कोल? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, कोक या फिर सब बाइटुमिनस? तो कोल 4 तरह का होता है एंड कार्बन का कंटेंट कितना है उसमें, वो चीज़, एंड मॉइस्चर वगैरह, ये कितना है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छा कोयला होगा, मॉइस्चर जितना कम है उतना ही अच्छा कोयला होगा। एंथ्रेसाइट इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। सेकंड नंबर पे बाइटुमिनस आता है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी ऑफ कोल, देन लिग्नाइट आता है, देन आपका पीट आता है। लिग्नाइट इज़ नोन एज द ब्राउन कोल, बाइटुमिनस को हम मेटलर्जिकल कोल के नाम से जानते हैं या कोकिंग कोल, मेटलर्जिकल या कोकिंग कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट को भी कभी कभी कोकिंग कोल बोल देते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन लिग्नाइट ब्राउन कोल है। लिग्नाइट जो कोयला है इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है नेवेली, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, और तमिलनाडु में ही एक विंड क्लस्टर है,
ठीक है। नागरकोइल तमिलनाडु में, जो कि काफ़ी फेमस है विंड एनर्जी के लिए, चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीट सबसे पिटा हुआ कोयला है, सबसे बेकार फॉर्म ऑफ कोयला होता है पीट। क्लियर है। ऐप क्यों नहीं चल रहा है? रुको यार मैं देखता हूँ क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुको, तब तक ये क्वेश्चन करो। टीम इज़ वर्किंग ऑन इट भाई, रिजॉल्व करवाया जा रहा है, रुक जाओ तो। चलो, तो मैंने बोल दिया, वैसे तो काम चल रहा है। ओके सर, इस एग्ज़ाम से अगर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए तो आप उस इडियट्स की तरह तोहफा कबूल करूँगा। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस हैड कम टू ईस्ट एशिया ऑन एन इन्विटेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन जून 13, 1943। किससे इन्विटेशन मिला था बोस जी को? तो ये मिला था रास बिहारी बोस से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था 1942 में मोहन सिंह ने। अगर ऑप्शन में मोहन सिंह ना हो तो रास बिहारी बोस फिर ऑप्शन में होगा, तो वो टिक करना है आपको, ठीक है। क्लियर। सुभाष चंद्र बोस ने ज्वाइन किया देन आज़ाद हिंद फौज को, और उन्होंने उसको लीड करना स्टार्ट किया। और आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक विमेन रेजिमेंट बोस जी ने फॉर्म करी, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर, जिसको लीड किया था इसको लीड किया था सहगल जी ने, लक्ष्मीबाई सहगल जी ने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, जिस दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। जय हिंद और दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस जी के स्लोगन्स थे, जो आपको पता होने चाहिए। 47 विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज composed ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाई रिवर्स। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाए गए असंगठित अवसादों से बना है? विच पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। शिवालिक, असम, पूर्वांचल या कुमाऊं हिमालय? बताओ जल्दी से। तो हिमालय के 3 पार्ट मैंने अभी थोड़ी देर क्या स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, सारी चीज़ें उसमें हमने देखी थी। उसमें से ये पूछ रहा है कि सबसे सेडिमेंट से कौन बना है, तो सेडिमेंट से जो सबसे निचला वाला हिस्सा होगा वो बना होगा शिवालिक रेंज, ऑप्शन नंबर है। पूरा कुछ हम सब कुछ देख चुके हैं, तो यहाँ फिर से बताने वाला नहीं हूँ मैं। यहाँ पे असम में जो पूर्वांचल लिखा है वो बताता हूँ मैं आपको। दैट इज़ रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय किस तरह से होता है। तो ये आती इंडस रिवर, ये आती सतलज रिवर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये है इंडस, ये है सतलज, ठीक है। इनके बीच में जो हिमालय पड़ता है वो है पंजाब हिमालय। याद कैसे रखना होता है? IPS ऑफिसर, ठीक है। देन आ जाता है इंडस और सतलज के बाद काली, देन तीस्ता, देन ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यहाँ पर है सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, यहाँ है नेपाल हिमालय, यहाँ है असम हिमालय। तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय समझ के रखना। पूर्वांचल रेंज क्या होती है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय देखने को मिलते हैं उनको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, पटकाई बम, बरेल रेंज, नागा हिल, मणिपुर हिल, मीज़ो हिल को लुशा हिल के नाम से जानते हैं। तो ये सब पार्ट है किसका? पूर्वांचल हिमालयास का। गारो, खासी, जयंतिया पूर्वांचल का पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, जो कि ओवरऑल पार्ट है कर्बी अंगलोंग प्लेट्यू का। अल नीनो इज द कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स once every 3 to 7 years. Here what is the meaning of the word अल नीनो का मतलब क्या है? हैप्पी मानसून, चाइल्ड क्राइस, अर्ली मानसून या फिर मानसून चाइल्ड? मानसून अभी पूरा सब कुछ पढ़ के आए हैं। कभी कभी क्या होता है, मानसून देर से आता है बहुत और बड़ा कम आता है, तो उसको अल नीनो से एसोसिएट किया जाता है। अल नीनो में होता क्या है? अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस या लिटिल बॉय, ठीक है। लिटिल बॉय या तो चाइल्ड क्राइस्ट या फिर लिटिल बॉय इसका नाम होता है। वहीं पे ला नीना इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जहाँ पर मानसून जल्दी आता है और दबा के बारिश होती है इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। होता यह है कि अल नीनो के केस में तहीती और डार्विन के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर साउथ अमेरिकन कोस्ट है, यहाँ पर पड़ता है डार्विन, यहाँ पर पड़ता है तहीती, ठीक है। अब होता यह है कि ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो गर्म पानी वो यहाँ लौट जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि उसका भी उतना नीड है नहीं, उतना टाइम है नहीं,
ठीक है, जहाँ से कि जितना क्वेश्चन बन जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या, ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं होती है अच्छी, इंडिया में भी बारिश नहीं होती अच्छी, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है वो सब बैच में हम समझते हैं, अभी कोई बैच की क्लास तो चल नहीं रही है, हमें रिवीजन करना है। तो अल्नीनो का मतलब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तहिती डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव रहता है, इसका मतलब चाइल्ड क्राइसिस लिटिल बॉय रहता है। और ला नीना इसका जस्ट उल्टा होता है, जहाँ पर बहुत जल्दी मानसून आता है और बहुत तेज बारिश होती है। Which edition of the 5-year plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity, and that was very successful? 5th, 1st, 6th या 7th? तो देखो फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो ये इसका मेन जो था वो एग्रीकल्चर फोकस था, ठीक है, एग्रीकल्चर। और ये बेस था आपका हैरड डोमर मॉडल पे, हैरड डोमर मॉडल पे बेस था। ठीक है, हैरड डोमर मॉडल पे बेस था ये। और ये हम लोग पढ़ते हैं, ये जो आपसे पूछा, दिस इज़ योर FWP, ठीक है, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, दिस इज एसोसिएटेड विद 7th। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस टाइम पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए तब तक। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स प्लानिंग? तो अंबेडकर जी तो होंगे नहीं, ठीक है। अंबेडकर जी के बारे में क्या पढ़ते हैं हम, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। एंड मॉडर्न मनु या फिर मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 32 को उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अंबेडकर जी ने, ठीक है। एंड महात्मा गांधी भी नहीं होंगे, यहाँ पर आंसर होगा M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नॉर्मन बोरलॉ ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, जिनको कि 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि 5th 5-year प्लान के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5th किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो 5th का ड्यूरेशन क्या था? 5th का ड्यूरेशन, 5th एकमात्र ऐसा 5-year प्लान था जो 5 साल तक चला ही नहीं। 1974 से लेके 78 तक सिर्फ ये चला था। ये DP धर के मॉडल पे बेस्ड था। यहाँ पे मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 पॉइंट्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था यहीं पे। और ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का जो स्लोगन दिया गया था वो 5th 5-year प्लान में दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट, और इसके बाद क्या हुआ था, 78 के बाद कोई 5-year प्लान नहीं आया था 2 साल तक। 2 साल तक सिर्फ रोलिंग प्लान चला, क्लियर है, रोलिंग प्लान चला। देन अगर हम बात करें 6th 5-year प्लान की, तो 1980 से 85 तक इसका ड्यूरेशन था, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, चाहे ट्राइसेम प्रोग्राम हो, ट्राइसेम, ठीक है, चाहे आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, दैट इज़ IRDP, चाहे रूरल लेबरलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, ये सब लॉन्च किए गए थे 6th 5-year प्लान के टाइम पे। और नाबार्ड भी इसी टाइम पे बना था। ध्यान ये रखना है, पहले 3 5-year प्लान में प्राइम मिनिस्टर कौन था? नेहरू। अगले 3 में इंदिरा गांधी, 7वें में राजीव गांधी, 8वें में PV नरसिम्हा राव, 9वें में अटल बिहारी वाजपेयी, 10वें में अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन, 11वें में मनमोहन, 12वें में मनमोहन। लेकिन 12वां पूरा नहीं हो पाया था, 2012 से 14 तक चला था बस। चलो ये वाला बताओ जल्दी से। 50 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? T स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, RK त्रिवेदी या फिर डॉक्टर MS गिल? तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट कैग कौन था? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था? फर्स्ट फाइनेंस
कमीशन का चेयरमैन कौन था, ये आपको बताना है। तो और फर्स्ट जो लॉ कमीशन का चेयरमैन वो कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट क्या की अगर बात करेंगे तो वी नरहरि राव। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे तो MC सेतलवाद। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे आपके KC न्योगी। और यही MC सेतलवादी फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के पूछेगा तो, लेकिन अगर वैसे पूछेगा तो मैकुले था। और पहले ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहला कंप्लीट या फिर सिंक्रोनाइज सेंसस 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। लेकिन अगर पहला सेंसस पूछ लेगा इनकम्प्लीट या अनसिंक्रोनाइज तो 1872 में, ध्यान रखना, मेयो के टाइम पे हुआ था ये चीज़, ठीक है। अगला करो। वाटर वस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे स्पॉन्ज मारेंगे बट इट इज़ रॉन्ग। स्पॉन्ज इज एसोसिएटेड विथ पॉरीफेरा एंड विच इज़ एसोसिएटेड विथ वाटर कैनाल सिस्टम, ना कि वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये भी आपके पिछली बार पेट का ही सवाल है, पिछली बार का ही जो 2023 में एग्जाम हुआ था। तो वाटर कैनाल सिस्टम से एसोसिएटेड है। वाटर वस्कुलर सिस्टम बोलेगा तो स्टारफिश विच बिलोंग्स टू विच फाइलम, जरा बताइए। ई से शुरू होता है नाम, एचिनोडर्मेटा। एचिनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। ऑलराइट। एंड जेलीफिश की अगर बात करेंगे तो ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, जरा बताइए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्टारफिश हैं दैट इज़ जो एचिनोडर्मेटा होते हैं, इनकी सिमेट्री कैसी होती है, इनकी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस किस की होती है, तो रेडियल सिमेट्री आपकी सीलेंट्रेटा की होती है, निडेरिया की होती है, एचिनोडर्मेटा की होती है। पॉरीफेरा की एसिमेट्री नहीं, की कोई सिमेट्री नहीं होती है। इनके अलावा जितने भी फाइलम हैं उन सब की बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है। जेलीफिश के अगर फाइलम की अगर बात करेंगे तो निडेरिया, ठीक है। निडेरिया इसका फाइलम हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं हाइड्रा का फाइलम क्या होता है और हाइड्रा का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हाइड्रा भी निडेरिया से बिलोंग करता है। और हाइड्रा का जो होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है बडिंग। क्या होता है, बड बनाता है ये, बड, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी जितना आप लेंथ इंक्रीज करोगे कंडक्टर का तो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे उतना ही रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, ठीक है। इसको जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज रो, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की हमें पता है ओम होती है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे घरों में जो सीरीज़ ऑफ रेजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यहाँ पर सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो सिंपल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। पैरेलल में क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि ह्यूमिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता है रेजिस्टेंस का। लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो होता है, विशेष प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ओम मीटर उसकी एसआई यूनिट होती है और रेजिस्टेंस की ओम होती है, ठीक है। ओम्स लॉ किसने दिया था, तो ओम्स लॉ 1827 में दिया गया था बाय साइमन ओम, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, मतलब सिंगल, ठीक है, सिंगल मतलब स्ट्रेट लाइन बनता है वो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स दैट द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, द गवर्नर में सेंड मैसेजेस टू द हाउस। बताओ, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो नहीं है।
165, 176, 175 या फिर 164। तो हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकता है हाउसेस को, दैट इज़ लोकसभा राज्यसभा, और वो कोई अगर मैसेज भेजना चाहता है तो भेज सकता है, ठीक है। 86 में, 85 में, 86 में। और 87 में क्या लिखा हुआ है, मोशन ऑफ थैंक्स जिसको बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट जो है एड्रेस कर सकता है दोनों हाउसेस को जॉइंटली। कैसे जॉइंटली एड्रेस कर सकता है, तो दो केसेस में वो एड्रेस करता है हाउसेस को जॉइंटली। एक तो जब लोकसभा के इलेक्शन के बाद पहली जो सेशन बनती है तो उसमें पहला सेशन में वो करता है एड्रेस दोनों हाउसेस को जॉइंटली, और हर फाइनेंशियल ईयर के पहले सेशन में करता है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब यहाँ मोशन ऑफ थैंक्स जॉइंटली एड्रेस की बात नहीं कर रही, मैसेज वगैरह भेजने की बात है। तो हमने किस तरह से पढ़ा था, 86 में क्या ऐड कर देना है, हमें 89 ऐड कर देना है। याद आया कुछ? 89 हम ऐड करते थे तो हमें रिस्पेक्टिव आर्टिकल मिल जाता था, कहाँ का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 8 8 16 17, दैट इज़ 175, ऑप्शन नंबर सी। अगला करिए। अगला क्वेश्चन है दैट इज़ कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज़ नोन एज। तो जो ह्यूमन ब्रेन के बीच का जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच का, हमें पता है कि न्यूरॉन इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसका बेसिक फंडामेंटल वो यूनिट है, सेल है एक तरह की। इसी सेल से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो आपसे वही पूछ रहा है वहाँ पे कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैं बनाता हूँ, एक सेकेंड। होता है ना, थोड़ी देर तक बैठे बैठे दर्द करने लगती है पीठ। चलो, तो न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पर ये इसके होते हैं डेंड्राइट, ठीक है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटन, ठीक है। ये होता है डेंड्राइट, ये होता है आपका पूरा एक्सन, ठीक है। देन यहाँ पे होती है नर्व एंडिंग, क्या होती है, नर्व एंडिंग या नर्व टर्मिनल, टर्मिनल भी बोलते हैं इसको। ये एक्सन कवर्ड होता है माइलिन शीथ से, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। बीच बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। देन ये है आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया नर्व टर्मिनल या नर्व एंडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा कि इसके टर्मिनल से दूसरे के डेंड्राइट में इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो किसी दूसरे का डेंड्राइट इस तरीके से लगा होगा और इनके बीच के गैप को बोलते हैं सिनैप्स। एक्सन समझिए वो डंडी सी है, डेंड्राइट ये जो डेंड्रॉन, ये जो ऊपर दिख रहा है डेंड्राइट मतलब थोड़ा सा ऐसा ब्रांच ऑफ अ ट्री की तरह, और इम्पल्स नहीं होता, वो सिनैप्स होता है, ठीक है। माइलिन शीथ। ग्लिया सेल्स भी यहाँ मौजूद होते हैं, कौन से सेल्स, ग्लिया सेल्स, ध्यान रखना। और नेफ्रॉन आपको पता है, नेफ्रॉन किसका फंक्शनल यूनिट होता है, नेफ्रॉन किडनी का, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उसका फंक्शनल यूनिट है। अगर उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे एक किडनी में। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, जहाँ पर ये आपका जो दिख रहा है ये है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे आपका आ जाता है इस तरह से रीनल ट्यूब आ जाती हैं, ठीक है। वैसे तो किडनी से हमारी अटैच्ड होती हैं, उनको हम रीनल नाम देते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन अटैच्ड होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लूप आता है उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो पूरा वो लूप बनता है नेफ्रॉन का, उसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, देन लूप ऑफ हेनले आता है यहाँ पे। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज़ फाउंड इन अनराइप मैंगो। तो जो मैंगो होता है वो कच्चा अलग होता है एसिड, और पके वाले में अलग होता है। एसिटिक एसिड अभी बताया विनेगर में होता है 5 to 8%। इसको एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फॉर्मिक एसिड तो नेटल लीव्स जो होती हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, प्लस साथ ही साथ जो स्टिंग होता है, मतलब जो डंक होता है चींटी और जो मधुमक्खी वगैरह का, उसमें। टार्ट्रिक एसिड की अगर बात करेंगे तो ये टैमरिंड में मिलेगा, और यही आपका होता है अनराइप मैंगोज़ में। राइप मैंगो में कौन सा होता है, हाँ जी, राइप मैंगो में कौन सा देखने को मिलेगा। अब जैसे बेंजोइक एसिड यहाँ पे लिखा है, तो बेंजोइक एसिड से आप रिकॉल कर सकते हो बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट,
सोडियम बेंजोएट की अगर बात करेंगे तो सोडियम बेंजोएट को यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। और जो राइप मैंगो होते हैं उसमें एसिड कौन सा होता है? इसमें आपका होता है मैलिक एसिड। मैलिक होगा या सिट्रिक होगा, मैलिक और सिट्रिक दोनों। लेकिन अनराइप में अगर बात करेंगे तो टैमरिन टार्ट्रिक एसिड होता है, जो टैमरिन यानी जो इमली में होता है वो। अगला है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर एंड टू टेक वाटर सैंपल फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग्स? मैनोमीटर, पीजोमीटर, बैरोमीटर या फिर गॉज अडेप्टर, क्या यूज़ होता है? हाँ, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए मैनोमीटर, पीजो में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीजोमीटर होगा, ठीक है। मैनोमीटर का तो जो फ्लूइड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए, बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा बताओ, विंड की स्पीड को किससे मेजर करता है? सी की डेप्थ को किससे मेजर करेंगे? ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करेंगे? ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करेंगे? तो विंड स्पीड की अगर बात करेंगे, एनीमोमीटर, विंड वेन का यूज़ किया जाता है विंड की डायरेक्शन को मापने के लिए, देखने के लिए। सी डेप्थ को यूज़ करते हैं फैदोमीटर। ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ करते हैं हाईग्रो, जी है यहाँ पर, डी नहीं है, ध्यान रखना, हाईग्रोमीटर। एंड जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किससे मेजर करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉट बिकम रिसेंट न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? तो यहाँ पर इनमें से कौन सा नया कंट्री मेंबर नहीं बना है ब्रिक्स का? और करंट अफेयर्स की आज आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। करंट अफेयर्स की वो पूरी पीडीएफ होगी, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आज परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगी, ठीक है। सर ऐप इज़ नॉट वर्किंग, भाई उस पर काम चल रहा है, ठीक है, आप काम करने लगेगा, प्लीज़ स्पैम मत करें यहाँ पे। तो ब्रिक्स देखो पहले बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में, 2009 में। और ऐसा अब कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड भैया ने जो हरकत करी है इंडिया पे टैरिफ लगा के, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिक्स को बहुत पावरफुल बना दिया है अभी। और ब्रिक्स हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत जल्दी खुद की करेंसी लॉन्च करे और डी डॉलराइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ें, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके कुछ ज़्यादा ही भाव, मतलब एकदम सातवें आसमान में, इस पे टैरिफ उस पे टैरिफ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में भी थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो ब्रिक्स है वो अभी और पावरफुल होगा, ठीक है। तो ब्रिक्स की अगर बात करेंगे तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इन्होंने मेनली पहले बनाया था 2009 में। देन 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और इसकी अगर बात करेंगे तो अब ब्रिक्स प्लस हो चुका है। कैसे? क्योंकि इसमें नए मेंबर कंट्रीज आ चुके हैं, जिसमें कि आपका इथियोपिया भी है, जिसमें अभी आपका ईरान भी है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया भी है, बट क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है। लेटेस्ट इसका जो मेंबर है वो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। फिफ्टी नाइन, चलो 59 करो। 59 है आपका, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कब पावर ऑफ वीटो का यूज़ किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? इस वाले क्वेश्चन में क्यूबा भी नहीं है, सऊदी अरेबिया भी अभी, मतलब इसको इनविटेशन तो मिला था, लेकिन इसने जितना मुझे याद है उतना ज्वाइन किया नहीं था इसने। इनविटेशन तो दिया गया था इसको अभी, सऊदी अरेबिया को, ठीक है, लेकिन अब इसने ज्वाइन किया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पिछली बार का ये थिंक क्वेश्चन है, तो पता नहीं क्या आंसर इसका माना गया होगा, लेकिन क्यूबा तो है ही नहीं। सऊदी अरेबिया को इनविटेशन दिया गया था लेकिन ज्वाइन नहीं किया अभी सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। सेम अर्जेंटीना ने भी। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संबंध में किया था? तो ये आपका किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस जो अमेंडमेंट बिल था 1987 में,
तो जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जाकिर खान जी, तो उन्होंने इसका यूज़ किया था, ठीक है। और राजीव गांधी के टाइम पे इसको ये पास किया गया था, ठीक है। राजीव गांधी, सॉरी जाकिर खान बोल रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है, जैल सिंह, जाकिर खान नहीं, जैल सिंह ने किया था। राजीव गांधी के टाइम पे इस बिल को पास किया गया था, लेकिन इसको उन्होंने पॉकेट कर लिया था। अब ये होता क्या है, तो प्रेसिडेंट, हमें पता है कि बिल को एसेंट दिए बिना, प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 111 में अगर हम देखें तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जब एसेंट देगा उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट की पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर को बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। मना कर देना एसेंट देने से, बिल को लौटा देना, सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट का मतलब होता है कि बिल पे कोई जवाब ना देना। अब बोला जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो बहुत डीप है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, बिकॉज इसमें कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है जब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी है। सस्पेंसिव वीटो का यूज़ किस तरह के बिल में नहीं किया जा सकता है ये बताइए। और तीनों तरह के वीटो का यूज़ किस बिल में नहीं किया जा सकता, यानी कि इस बिल को प्रेसिडेंट को एसेंट यानी सहमति देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जिसमें एसेंट देनी ही पड़ेगी, जिसमें सहमति देनी ही पड़ेगी, दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इस प्रोविज़न को 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और सस्पेंसिव वीटो जो है मनी बिल के केस में, यानी कि धन विधेयक के केस में यूज़ नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इज़ हैविंग इट्स हेड क्वार्टर इज, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हाँ सर, ब्रिक्स समिट, हाँ ब्रिक्स समिट की अगर बात करेंगे तो पिछला वाला जो हुआ था वो कज़ान में हुआ था, और अभी क्या जो हुआ था वो कज़ान में हुआ था पिछला वाला, ठीक है। इंडिया जो इसको होस्ट करेगा वो 2026 में होस्ट करेगा। 2024 वाला कज़ान में हुआ, 2025 वाला ब्राज़ील में, और 2026 वाला होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है। इंडिया में होगा 2026 में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी जो मोदी जी गए हैं वो जो SCO की समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी समिट के लिए गए हैं अभी, ठीक है। मोदी जी पहले जापान गए थे, उसके बाद अभी करंट में चाइना में, वो आज आई थिंक वापस भी आ जाएंगे रात तक, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कहाँ पे है? ये गोवा में है, दौना पौला गोवा में। ध्यान रखना ये ओशिनोग्राफी का है, ओशियन टेक्नोलॉजी का नहीं है ये, ठीक है। ओशियन टेक्नोलॉजी का नहीं है, तमिलनाडु, ठीक है। ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पे? तमिलनाडु। टी से टेक्नोलॉजी, टी से तमिलनाडु, याद कर सकते हैं। हाँ जी, 2024 का कज़ान में हुआ था ब्रिक्स समिट रशिया में, 2025 का अभी ब्राज़ील में, और 2026 इंडिया में। गिव नेम ऑफ द स्टेट विच कनेक्ट द जावा सी टू द इंडियन ओशन। उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुंडा स्टेट आपको यहाँ पे दिखेगी जो जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ रही है। यहाँ पर जावा सी है। स्टेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है और 2 लैंड मासेस को अलग करने का काम करता है। यही नीचे आपको मलक्का स्टेट, मलक्का जलडमरू मध्य देखने को मिलेगा। जो मलक्का क्या करता है? मलक्का आपका करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी है उससे जोड़ने का काम करता है। इसी तरह आपके एक जरा बताइए, बेरिंग स्टेट किसको कनेक्ट करता है? जिब्राल्टार किसको कनेक्ट करता है? और बाबल मानदेव किसको करता है? बाबल मानदेव। और यहाँ पे लिख देता हूँ कर्च स्टेट किसको करता है? कर्च स्टेट। बॉस्फोरस की अगर बात करेंगे तो बॉस्फोरस ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, ठीक है। सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है, ठीक है। फॉर्मोसा की अगर बात करेंगे तो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से करता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। बेरिंग किसको करता है? ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक प्रशांत महासागर से, जो सबसे बड़ा महासागर है, उससे करता है। जिब्राल्टार की बात करेंगे तो मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है अटलांटिक से। और बाबल मानदेव की अगर बात करेंगे तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। कर्च स्टेट की अगर बात करेंगे तो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 62। और पाक स्टेट तो आपको पता ही है, पाक स्टेट
पाक स्टेट जो है बे ऑफ बंगाल को अरेबियन सी से जोड़ती है, और अलग किसको करती है पाक स्टेट, किसको करती है बताओ, पाक स्टेट किसको अलग करती है? मैच द फॉलोइंग मराठा चीफ्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रीजन्स, तो निम्नलिखित मराठा सरदारों को उनके क्षेत्रों के अनुसार मिलान करना है आपको, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। तो हमें पता है कि ये जो मराठा कन्फेडरेसीज़ हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें मैप पे यहाँ पे, तो मराठा कन्फेडरेसी आपको दिखेंगी। पूना में तो हेडक्वार्टर था पूरा मेन का, भोसले नागपुर में थे, होलकर इंदौर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, और सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में थे। तो ग्वालियर तो यहाँ लिखा नहीं सिंधिया का, होलकर इंदौर, ठीक है, भोसले आपके नागपुर में, और गायकवाड़ आपके बड़ौदा में, ये आपके आ जाएंगे उज्जैन में, ठीक है। CADB इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। At which of the following Buddhist sites women were ordained into the संघ for the first time? निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में शामिल किया गया था? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या फिर राजगीर? तो बुद्ध जी के लाइफ से एसोसिएटेड हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जिन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, देन 29 ईयर्स, देन उसके बाद 6 साल के बाद दैट इज़ 35 में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसको हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, मतलब एनलाइटनमेंट को निर्वाण बोलते हैं, जो कहाँ पे मिला? बोध गया में मिला था, बोधि ट्री, जो कि एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे। लेकिन उससे पहले उन्होंने वैशाली में केव्स हैं, वैशाली में गुफाएं हैं, वहाँ पर उन्होंने मतलब काफ़ी दिन गुजारे, उसके बाद वो गए थे बोध गया में, फिर वहाँ पर उनको अल्टीमेटली निर्वाण अचीव हुआ। सारनाथ का जो डियर पार्क है जो कि आपको पता है वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने पहला सरमन, पहला उपदेश दिया, जिसको हम धम्म चक्र परिवर्तन, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाराणसी के सारनाथ में ही एक स्तूपा देखने को मिलता है, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है। स्तूपा कौन सा है वो? तो स्तूपा है आपका धामेक स्तूपा, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, धामेक स्तूपा, तो ये पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा स्तूपा अगर बात करें तो कौन सा है? केसरिया स्तूपा है, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगा, इट इज़ दी लार्जेस्ट। और सांची स्तूपा थोड़ा सा फेमस है, जो कि सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर चेतियागिरी विहार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध जी की अगर बात करेंगे तो इनकी फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सुद्धोधन, इनकी मदर का नाम था महामाया। इनकी जो पहली, मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि विमेन वर ऑर्डेन्ड, ओके ठीक है, ओके विमेन की बात हो रही, ठीक है, वैशाली होगा इसका। तो विमेन को कहाँ पर ऑर्डेन किया गया था? वार्डेन वैशाली में किया गया था। और क्यों किया गया था? बुद्ध जी के जो फर्स्ट डिसाइपल थे, कौन थे? आनंद, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई विमेंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, और विमेंस को इंक्लूड किया था। और पहली नन कौन बनी थी? बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने वाली, जिनको बुद्धिस्ट उसमें ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। बुद्ध जी के जो फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, तो महाप्रजापति गौतमी जी को जो है सबसे पहले इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगिरी पहली, वैशाली दूसरी, पाटलिपुत्र तीसरी, कुंडलवन कश्मीर चौथी। 483 BC में पहली हुई थी, 383 BC में दूसरी हुई थी, 250 BC में तीसरी हुई थी, और 72 AD में चौथी हुई थी। पैटर्नाइज किसने किया था? पहली वाली को अजातशत्रु ने, दूसरी को काला अशोक ने, तीसरी को अशोक ने, और चौथी को ये आपके जो कनिष्क थे कुषाण डायनेस्टी से, उन्होंने उसको पैटर्नाइज किया था। जहाँ पर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। पाली कैनन्स आपको पता होने चाहिए कौन है। पाली कैनन्स आपके त्रिपिटक्स कहे जाते हैं। त्रिपिटक्स में आते हैं आपके सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बुद्ध जी के सरमन से उपदेश लिखे हुए हैं, इसमें रूल्स एंड कोड्स लिखे हुए हैं बुद्धिस्ट मंक्स के लिए, और इसमें फिलोसफिकल टीचिंग्स लिखी हुई हैं अभिधम्म पिटका में, ठीक है। जातक टेल्स किसके बारे में बताती हैं? तो बुद्ध जी के जो प्रीवियस बर्थ हैं उसके बारे में बताती हैं जातक टेल्स। बोधिसत्व किससे एसोसिएटेड है? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। और हीनयान क्या करते हैं? आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, महायान आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। हीनयान बुद्ध जी को ह्यूमनली फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जो महायान होते हैं वो बुद्ध जी को हेवनली फॉर्म, ह्यूमनली नहीं हेवनली, मतलब एक एकदम स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पे देखते हैं, ठीक है। द कंक्लूडिंग, मतलब स्पिरिचुअल बीइंग इन द सेंस कि बहुत ही कोई ह्यूमन नहीं है वो, ठीक है, स्पेशल पर्सनैलिटी है वो, ठीक है। सर आपके टेलीग्राम पर इन्वेस्टमेंट के लेके कुछ आया, वो रियल है फेक? भाई वो सब फेक होता है, ठीक है, वो एडवर्टीजमेंट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। वो आपकी
एडवर्टीज़मेंट होती हैं, ठीक है, तो उस पर कभी भूल के भी क्लिक मत करना, नहीं तो पैसे बहुत लोग उड़ा चुके हैं अभी तक भी। चलो, तो द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेद इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? वेदांग, अरण्यका, उपनिषद या फिर ब्राह्मण? तो वेदांग नहीं होगा। देखो वेदांग क्या होते हैं? दे आर ऑक्सिलरी और काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं टूल्स टू अंडरस्टैंड द वेदास, ठीक है। टोटल 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। टोटल कितने वेदांग होते हैं? टोटल 6 वेदांग होते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उपनिषद होगा, जिसको कि हम वेदांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वेदों के अंत में दिए हुए हैं इसलिए। 108 उपनिषद हैं टोटल। और अरण्यका की अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट में परफॉर्म करने होते हैं, जिनको हर्मिट्स को, जो लोग फॉरेस्ट में जंगल में जाते हैं उनके लिए। पहले एक्चुअल में ब्राह्मण लास्ट में हुआ करते थे, जिसमें कि रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस लिखे हुए थे, लेकिन बाद में उपनिषद को लास्ट में ऐड किया गया। वेदांग टोटल 6 होते हैं, जैसे मैंने बताया। दे आर टूल्स टू अंडरस्टैंड दी वेदास, जिसमें कि आपका एक शिक्षा होता है, ज्योति होती है, छंद होते हैं, व्याकरण होता है, निरुक्ता होता है और कल्प होता है, ठीक है। तो टोटल 6 होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है 65। मुगल एम्परर बाबर हैड डिफीटेड राणा सांगा एंड देयर अलाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो यार बहुत आसान है ये तो, ठीक है। बाबर आपको पता है 1504 में काबुल में आके बैठा था, 12 साल की उम्र में फरगना में बैठा था, ठीक है। वहाँ से भगाया गया था, 1504 में काबुल में बैठा। देन उसने बैक टू बैक यहाँ पर आपको पता है 1526, 1527, 1528, 1529 में इसने बैटल्स लड़े। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा को हराया, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी मदनी राय को हराया, 1529 बैटल ऑफ घाघरा अफगान्स को हराया, 1530 मर गया। पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया 1530 में, ठीक। इसकी कब्र पहले कहाँ बनी थी? आगरा में इसको दफन किया गया था, लेकिन करंट में प्रेजेंट परमानेंट जो है ये काबुल अफगानिस्तान में है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? राणा सांगा की बात हो रही तो बैटल ऑफ खानवा, ऑप्शन नंबर ए। चौसा का लेना देना हुमायूं से है, मतलब जो इसका बेटा था बाबर का। 1539 में बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह सूरी ने इसको हराया था। किसने? शेर शाह सूरी ने। बैटल ऑफ चौसा में 1539 में, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलीग्राम हुआ था, जहाँ पर हराया था किसने? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को। हुमायूं भाग गया था ईरान में, सफाविद डायनेस्टी में शरण ली थी। देन बाद में जब इसको पता चला कि हुमायूं मर गया, सॉरी शेर शाह सूरी मर गया, तो ये बाद में वापस आता है 1555 में, 1 साल तक रहता है। लाइब्रेरी के स्टेयर से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद इसका बेटा अकबर आता है, ठीक है। एंड यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ऑफ 1556 बिटवीन हेमू एंड बैरम खान, हु वॉज द प्रिजर्वेटर ऑफ अकबर, ओके। किसी के मरने पे इतने खुश होते हैं ना लोग, क्या हो गया? क्या हो गया भाई हर्ष मालवीय? विच द फॉलोइंग वॉज एन, मतलब मरने या खुश होने से मुझे याद आया, मतलब ऐसे ही मैं एक ऐसे रैंडम आज रील देख रहा था, तो 7 दिन पहले की थिंक न्यूज़ है, हफ्ते भर पहले की। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को दिल्ली मेरठ हाईवे पे एक बहुत स्पीडिंग कार ने टक्कर मारी, हो सकता है आपने देखा, और उसकी डेथ हो गई। एंड आई वाज शॉक्ड टू सी द कमेंट्स, आई वाज शॉक्ड टू सी द कमेंट्स, लिटरली शॉक्ड। क्या लिखे थे कि अब ऊपर जाके चालान काटेगा, अब और चालान काटेगा, और चालान काट, और एक घूसखोर कम हुआ। मतलब मुझे लगा कि भाई ऐसे लोग भी रहते हैं। और फिर इससे मुझे पता है क्या मैंने सीख ली, कि भाई हर कमेंट को दिल पे नहीं लेना है क्योंकि मतलब मैं ये सोच रहा था कैसी मेंटालिटी होगी उन लोगों की जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द 1892 रिफॉर्म्स? निम्नलिखित में से कौन सा 1892 1892 के सुधारों का विस्तार था? The Government of India Act 1935, a Wavell Plan of 1945, Council Act of the 1909 या Government of India Act 1919। तो 1892 का एक्सटेंशन, 1892 के बाद एग्जैक्ट तुरंत बाद कौन आएगा? 1909 में आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसने क्या किया था? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट किए थे मुस्लिम्स के लिए। इस और 1892 ने क्या किया था? 1892 ने, ध्यान रखना है कि नॉन ऑफिशियल की जो मेजॉरिटी है काउंसिल में उसको इंक्रीज़ किया था, ठीक है। 1892 ने बजट को डिस्कस करने की पावर दी थी। सिर्फ 2 ही चीज़ें याद करनी है,
बजट डिस्कस किया जा सकता है और नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंक्रीज़ किया गया। 1935 डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। 1909 ने क्या किया था, इसने तो एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया, प्लस मेंबर्स जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, ठीक है, मतलब जो मेंबर्स की संख्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस की, उसको 16 से 60 कर दिया, 16 से 60 कर दिया। 1919 इसको मॉन्टैग्यू, ठीक है, मॉन्टैग जो भी यार प्रोनाउंस करते हैं इसको, मॉन्टैग्यू कैलफोर्ड रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पे वॉइस रॉय था, ये उस टाइम पे ये इस टाइम पे सेक्रेटरी था और ये इस टाइम पे वॉइस रॉय था। मॉर्ले मिंटो क्यों बोलते हैं? मॉर्ले सेक्रेटरी था, मिंटो वॉइस रॉय था, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसने क्या किया था, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था। मुस्लिम्स को तो 1909 वाले ने दे दिया था, देन एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन इन सबको दिया था, प्लस इसने प्रोविंसेस में डायरकी लाया था। यानी कि डायरकी का मतलब क्या होता है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। और साथ ही साथ क्या किया था, इसने सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया था। ये मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मंडी षड्यंत्र निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मंडी कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और ये एसोसिएटेड है गदर पार्टी से। गदर पार्टी जिसका हेडक्वार्टर देखा था सैन फ्रांसिस्को में, जिसको कि आपको पता, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद इन लोगों ने बनाया था। 1913 में बनी थी। इसी से एसोसिएटेड एक और इवेंट है, अगर आप रिकॉल कर सकें इसको तो, और ये है आपका कोमगाटा मारू इंसिडेंट। कोमगाटा मारू इंसिडेंट आपका 1914 में हुआ था, जो कि एक जापानीज़ शिप का नाम है, ठीक है, क्या कोमगाटा मारू, जो सेल किया था हांगकांग या सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा में, और उसी से एसोसिएटेड एक इवेंट है। अभिनव भारत सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो 1904 में 1904 में जीडी, दैट इज़ गणेश दामोदर सावरकर एंड वीडी, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने सावरकर ब्रदर्स ने बनाई थी। और 1899 में 1899 में इन्होंने जो मित्र मेला बनाया था, उसको मर्ज कर दिया था इससे, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी से। 68 Who among the following had celebrated Direct Action Day on 16th of August 1946 during the Indian National Movement? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो हमें पता है किसने मनाया था, जहाँ पर भयंकर लेवल पे किलिंग्स हुई थी, एंड दैट इज मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। किसने बनाया था? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, जिसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। डफरिन के टाइम पे बनी थी, जिसने कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। इसके बनने पे सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने दी थी। आरपी दत्त ने कंस्पिरेसी थ्योरी दिया था। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और इसको प्रेसाइड किसने किया था? पहले सेशन को जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। पहला सेशन 1885 में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नरोजी ने प्रेसाइड किया था। तीसरा चौथे के बारे में भी बता के आया हूँ। तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जॉर्ज यूल ने प्रेसाइड किया था, वो इलाहाबाद में हुआ था वो, ठीक है। और कांग्रेस के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कांग्रेस का इमीडिएट फॉर्मेशन क्या था, रीज़न क्या था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। और पहला कौन था चेयरमैन? वोमेश चंद्र बनर्जी, दैट इज़ WC बनर्जी, ओके। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में जो कलकत्ता में सेशन हुआ था उसको प्रेसाइड किया था। 1916 में जो सेशन हुआ था, चलो वो तो अभी देखेंगे, ठीक है। 1917 वाला याद हो गया, कलकत्ता, एनी बेसेंट। और 1925 में हुआ था कानपुर में, जिसको कि सरोजिनी नायडू ने प्रेसाइड किया था, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वराज पार्टी को पूरा डिस्कस कर चुके और इंडियन नेशनल आर्मी को भी, ठीक है। लेक तुर्काना इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो लेक ताना, तुर्काना, विक्टोरिया, ये सब अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है ये सब। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, केन्या। द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया वर क्लासिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1936 बाय whom among the following? तो भारत के जो वन प्रकार उनको सबसे पहले किसने क्लासीफाई करने का काम किया था? तो ये किया था HG चैंपियन ने। अब इंडिया में अगर हम फॉरेस्ट अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जरा आप कमेंट में बताइए। सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रेनफॉल जहाँ पर होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। डेसीडुअस ये दो तरह के होते हैं, एक तो ड्राई डेसीडुअस और एक मॉइस्ट डेसीडुअस। इसको ऐसा रखते हैं, मॉइस्ट को ऊपर रखते हैं ना, क्यों? लॉजिक देखो ना, ये भाई जो मॉइस्ट डेसीडुअस होगा वो एवरग्रीन के साइड होगा ना,
अब खुद सोचो, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके बाद थॉर्न आएगा क्या? नहीं, इसके साइड में होगा मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर आएगा ड्राई डेसिडुअस, फिर आएगा थॉर्न, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा। तो मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। तो मॉइस्ट 150 से लेके 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होती है, एंड ड्राई की अगर बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक। और थॉर्न के लिए दिया हुआ है लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो वही 50 से 70 भी के बीच वाले कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, ठीक है। एवरग्रीन लेकिन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। एवरग्रीन की अगर बात करेंगे तो एबनी, वेजिटेशन की बात अगर करें तो एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है, ये सब होता है यहाँ का वेजिटेशन। और एपी हाइट्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ, और यहाँ पर रोजवुड, ठीक है, रोजवुड। डेसिडुअस में अगर बात करोगे ना तो टेंडू की लीफ से, जो ड्राई डेसिडुअस से मिलता है, बीड़ी बनती है। टेंडू की लीफ से बीड़ी बनती है, ध्यान रखना। पलास, अमलतास, ठीक है, बबूल, खेजड़ी और सैंडलवुड, ये सब मिलता है, ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट में क्या मिलेंगे यार? कैक्टस वगैरह मिलेंगे, और जो गुच्छा वाली घास होती है, गुच्छ ग्रास जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टुसॉकी ग्रास बोलते हैं, वो मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने किया था, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है डेसिडुअस मिलता है। डेसिडुअस को हम लोग बोलते हैं क्या? डेसिडुअस को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डेसिडुअस को हम मॉनसून के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ओके। रिसेंट में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जिसके डेटा आपको कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। एरिया के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में मिज़ोरम में है सबसे ज़्यादा, अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ये कौन से नंबर की ISFR थी, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी? 18th नंबर की। 2 साल में एक बार निकलती है, सबसे पहले 1987 में निकला था। फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर आपसे मिला के पूछ लेगा तो कितना है इस बार फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले 25.17%, दोनों को अगर मिला के पूछेगा, ठीक है, 25.17%। लार्जेस्ट बाई एरिया वाइज MP, लार्जेस्ट परसेंटेज टर्म्स मिजोरम। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? एक सेकंड, छत्तीसगढ़ नहीं होगा यार। अब ये क्वेश्चन तुम 100% लिख लो, आने वाला है, 100% लिख लो जल्दी से। 100% आएगा ये क्वेश्चन। क्यों आएगा? क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, नहीं, छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। पहले पे छत्तीसगढ़ ही आएगा। हाँ, फॉरेस्ट में हुआ है गुजरात होकर, ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री में पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे उड़ीसा है, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रहेगा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर MP में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर मिजोरम में, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में। सेकंड नंबर पे UP है, सेकंड नंबर पे UP है, ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? ये तो इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? तो डिक्रीज़ सबसे ज़्यादा MP में हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? MP में एरिया वाइज। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म्स में मिज़ोरम में है, और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि एरिया वाइज सेकंड नंबर पे और परसेंटेज वाइज सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश ही है। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इन विच दे फ्लो। तो जहाँ पे फ्लो होती हैं किस स्टेट में, उससे मैच करना है आपको। कामेंग, बैतरानी, गिरना, हसदेव। तो हसदेव अरण्य फॉरेस्ट कहाँ पर हैं, रिकॉल करो। और भाई कोई ऐप वगैरह के लिए आता है तो जो बाकी लोग क्लास में हैं शुरू से, वो लोग बता दिया करो यार उन लोगों को, ठीक है। जो लोग आते हैं कमेंट करने, तो बता दिया करना उनको। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज लक्षद्वीप में हुआ है, लेकिन चलो। और सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पे? मैनग्रोव क्या होते हैं? जो हमें कोस्ट में फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि
तट में देखने को मिलते हैं, जिनको दलदली वन के नाम से भी जाना जाता है। कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है वो, ठीक है। उनको हम लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कामेंग अभी देखा था, नेशनल पार्क भी है असम में। बैतरानी, ब्राह्मणी, ये सब आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। हसदेव छत्तीसगढ़। गिरना कहाँ पे है? तो DABC वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको पता है ना, इस तरह से यहाँ पे ईस्ट रिवर में सुवर्ण रेखा आती है, बैतरणी आती है, ब्राह्मणी आती है, देन महानदी आती है, देन यहाँ पे वंशधारा आती है इस तरह से याद करना। और बीच में एक ऋषिकुल्या नदी भी आती है ऊपर, ऋषिकुल्या। तो सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या एंड वंशधारा। विच एडिशन ऑफ 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज नोन एज गडगिल योजना? तो हमने अभी पहला देखा था, ठीक है, दूसरा नहीं देखा था। तो दूसरा वाला जो था वो PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये, ठीक है। मेन इसका क्या था जो गोल था, दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और कितने स्टील प्लांट सेटअप हुए थे जल्दी बताओ, जल्दी। कितने स्टील प्लांट सेटअप हुए थे? 3 हुए थे। कौन कौन से? रावरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। किसकी हेल्प से सेटअप किए थे और कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो रावरकेला की अगर बात करेंगे तो केला उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा केला किसके साथ खाया मिलके? तो जर्मनी के साथ, ठीक है। एंड ये है दुर्गापुर, दुर्गा जी की पूजा करी UK के साथ मिलके। मिंत्रा वाले साले बड़े नोटिफिकेशन भेजते हैं, ठीक है, UK में। और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। भिलाई की अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में। और पिलाई किसके साथ मिलके करी थी? रशिया के साथ मिलके। तो किसकी हेल्प सेटअप किया, कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जब दोनों हो तो थर्ड टिक करना है, लेकिन अगर ये थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ टिक करना है, क्योंकि कहीं कहीं पे फोर्थ भी दिया रहता है गडगिल योजना से एसोसिएटेड, ठीक है, गडगिल फॉर्मूले पे एसोसिएटेड, ओके। अब पता नहीं, क्योंकि ये भी पिछली बार का क्वेश्चन है, आई थिंक यही माना होगा UP SSC ने, यही माना होगा गडगिल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना टारगेट था? 5.6%, लेकिन अचीव कितना किया था? 2.8%, कहीं कहीं पे 2.4% भी होता है। एंड ये फेल क्यों हो गया था? क्योंकि 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हो गया था, और अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से भयंकर फेल हुआ था, जिसकी वजह से इसके बाद हम कोई 5-year प्लान लेके नहीं आए, बल्कि 1966 से लेकर 69 तक क्या चला था? 66 से लेकर 69 तक प्लानिंग हॉलीडे चला था, ठीक है, प्लान हॉलीडे चला था, यानी कोई 5-year प्लान नहीं आया था, ठीक है। फोर्थ वाले को भी हम कभी कभी बोल देते हैं कि गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, लेकिन क्योंकि दोनों हैं तो फिर यही हम चुनेंगे। फोर्थ वाले का टाइम पीरियड क्या था? क्योंकि 3 साल का प्लान हॉलीडे था, तो उसके बाद 1969 से 74 तक आया। इसको हम रुद्र एलन मॉडल पे बेस बोल सकते हैं, रुद्र एलन मॉडल पे बेस था। इसी टाइम पे जो पहला नेशनलाइजेशन है, पहला मेजर नेशनलाइजेशन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग हो गई, मतलब नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग हो गई। और जो पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ऑपरेशन है, न्यूक्लियर टेस्ट है, जिसको हम स्माइलिंग बुद्धा बोलते हैं, वो भी इसी टाइम पे हुआ था। ड्रॉट एरिया प्रोन प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, DPAP, उसको फोर्थ में लॉन्च किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनाग्रेटेड ऑन द डैश, दिस इनाग्रेशन हैड टेकन प्लेस इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। बड़ा आसान है, हम लोग पढ़ते हैं कि जब हमें आज़ादी, मतलब जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया था, लागू किया था, उसके जस्ट 2 दिन बाद, दैट इज़ 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रेशन हुआ था। और जब इनाग्रेशन हुआ था तो ध्यान रखना, इसका जो कॉम्पोजिशन था वो 1+7 था, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। जो प्रेजेंट में है वो 1+33 का कॉम्पोजिशन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1+33 का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का इनाग्रल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखना 13 मई 1952 को फर्स्ट सिटिंग हुई थी लोकसभा की और राज्यसभा दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन अगर फर्स्ट सिटिंग पूछेगा तो 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। 13 मई 1952 को, 17 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान वॉज द फर्स्ट, अच्छा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे अगर हम पूछे तो? वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया?
चैट में स्पैम मत करो सर, हर्ष को ब्लॉक करो। हर्ष तो तुम ही हो ना, तुम खुद को ब्लॉक करवाना चाहते हो क्या? जीवी मावलंकर थे, अच्छा कौन है ये अभी? अच्छा, जीवी मावलंकर थे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थोड़ा सा सेव लाओ, खाएं इसी बात पे। H.J. कनिया थे, ठीक है, हीरालाल जयकिशन दास कनिया। अभी कौन है? राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1959. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था नागौर में 1959 में 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए। याद है आपको आर्टिकल नंबर 40 पंचायत स्टैब्लिशमेंट की बात करते हुए, गांधी एंड डीपीएसपी है। तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको नहीं मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 73rd अमेंडमेंट के बाद। जब 73rd अमेंडमेंट हुआ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993 को, जिस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, उस दिन से मिला। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ था? पार्ट नंबर 9 ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 से 243O ऐड हुआ, शेड्यूल नंबर 11 ऐड हुआ, उसमें टोटल 29 फंक्शनल मैटर्स डाले गए। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिला। और 74th की अगर बात करेंगे तो उससे म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, दैट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, 243P से लेकर 243ZG तक उसमें ऐड किए गए आर्टिकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग मलेरिया? को अगर ट्रीट करना है तो सिंचोना की छाल से छाल निकालो और दवाई बना लो मलेरिया की, Q9 वाली। Q9 जो दवा है वो इसी से बन जाती है। और ये कहाँ मिलता है? अभी हमने देखा है, जरा बताओ कौन से फॉरेस्ट में मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले देखा है। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? अच्छा, फॉरेस्ट से याद आया, एक चीज़ बताओ कि सॉफ्ट वुड ट्रीज किस फॉरेस्ट में मिलते हैं? तो ये कहाँ है? ये एवरग्रीन में है। इंडिया में एवरग्रीन कहाँ मिलता है? जहाँ बहुत बारिश होती है। तो ये तो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में, लक्षद्वीप में थोड़ा बहुत, अंडमान निकोबार में, और ये नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, सॉफ्ट वुड ट्रीज ना आपको कॉनीफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट में जो कोन शेप्ड होते हैं, जहाँ पर आपका चिर, पाइन, सिडार, देवदार, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बता जल्दी से। अच्छा, मॉइस्ट डेसिडुअस मिलता है, ये मॉइस्ट डेसिडुअस है। अच्छा, लाओ सेव लाओ, इसी बात पे सेव खा लें। ये मॉइस्ट डेसिडुअस में है, ये मॉइस्ट डेसिडुअस है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? क्या होता है? देखो, ध्यान समझना, ध्यान से समझना बिल्कुल। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो सन होता है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखता है, यानी कि सूर्योदय होता है जो सनराइज, उससे 2 मिनट पहले दिखने लगता है, और सूर्योदय होने के 2 मिनट बाद तक दिखना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये सब क्यों होता है? तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन। ठीक, फिर पूछेगा ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है? जरा ब्लू कलर ऑफ स्काई बताओ जरा। ब्लू कलर ऑफ स्काई, या जो सन जो होता है, सूरज, वो रेडिश अपीयर होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, वो क्यों होता है? तो ये जहाँ भी कलर की बात है, ब्लू कलर, रेड कलर, तो प्रकीर्णन आ जाएगा, स्कैटरिंग। जहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही, 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद, पहला बाद, ट्विंकल ट्विंकल क्यों होता है? क्योंकि कभी इधर तो कभी इधर, कभी उधर। क्यों? क्योंकि हमारे और स्टार के बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो रिफ्रैक्शन होता रहता है, तो कभी इधर कभी उधर, उससे ट्विंकलिंग होती है। कलर की बात आएगा, स्कैटरिंग। रेनबो क्यों बनता है? रेनबो क्यों बनता है? तो रेनबो भी वैसे 2 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ओके, अच्छा, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी, बट फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें कि 2 रिफ्रैक्शन होते हैं इसमें, और एक जो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जो वाइट लाइट आती है और 7 रंगों में बिखर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन।
रेनबो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी ज़्यादा ब्राइट होता है, थोड़ा सा डिम होता है सेकेंडरी वाला, और सेकेंडरी में ऑर्डर ऑफ कलर रिवर्स होता है, ठीक है। मतलब होता क्या ना, वेब ग्योर होता है, आर ऊपर होता है रेड, वॉलेट नीचे होता है प्राइमरी में, उल्टा हो जाता है सेकेंडरी वाले में, ठीक है। लो बैटरी डाउन हो गई, नहीं बैटरी डाउन हो गई, लाओ भाई सेव खा ली इसी बात पे। आगे बढ़ो। The DPSP are adopted in the Indian Constitution from the Constitution of बेसिक सा क्वेश्चन है, यूक्रेन से तो कुछ नहीं लिया, आयरलैंड होगा, ठीक है। आयरलैंड का रेड निकालना है, जहाँ पे आर है नॉमिनेशन टू राज्यसभा, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड डी से DPSP, ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया है रिकॉल करो, और अच्छा ये बताओ, ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा जल्दी से कि ये जॉइंट सीटिंग कहाँ से लिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया, और अगर गलत दिया तुम लोगों ने इस बार कीवी खा लूँगा, सही बता। तो कनाडा से क्या लिया, तो कनाडा से एक तो रेजिडुअरी लिस्ट लिया है कुछ लोग भाग गए चिढ़ के, खुद तो खा रहे हैं, हम यहाँ भूखे बैठे हुए हैं क्यों। कनाडा से रेजिडोरी लिस्ट लिया हुआ है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं लिया, ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ गवर्नर 1935 के एक्ट से लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। और फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ये लिया। यूएसए से क्या लिया है, तो एक तो फंडामेंटल राइट, जहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को। प्लस लिया है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यूएसए से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, एंड यूएसए से हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया है, और इनका रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हैं, रिमूवल ऑफ जजेस, वो सब हमने यूएसए से लिया है। ज्वाइंट सीटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो एस से सिटिंग ज्वाइंट सीटिंग, ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट भी लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जरा तुम बताओ कि हमने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ कहाँ से लिया है, जल्दी। Which amendment of the Indian Constitution has abolished the nomination of Anglo-Indians to both the Lok Sabha and Legislative Assembly? कौन से भारतीय संविधान के संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? अच्छा, जापान से लिया है, जापान से लिया प्रोफेसर, बिल्कुल सही है, इस बार तुम लोगों ने सही आंसर दिया है, इस बार मैं सेब नहीं कीवी खाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। 78 क्या आंसर होगा इसका? तो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जीएसटी से संबंधित है ये, ठीक है। 100 इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है। 104 इसका सही आंसर है। होता क्या था कि प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को लोकसभा में और गवर्नर 1 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करता था फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उसको ख़त्म कर दिया गया 104 अमेंडमेंट से, जो 10 साल तक बढ़ता चला आ रहा था। और जो रिजर्वेशन था SC ST का, उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 10 साल के लिए, ठीक है। चलो सर इसमें हाँ, पिछली बार क्वेश्चन आए थे काफ़ी जीएसटी से। जीएसटी अच्छा बताओ, जीएसटी जो होता है किस तरह का, सोर्स बेस्ड टैक्स होता है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बताओ। और 107 2019 107 तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, 107 तो हुआ ही नहीं है। तो जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करेंगे
तो ये आर्टिकल नंबर 279A में, अनुच्छेद नंबर 279A में। इसको चेयर कौन करता है, इसका चेयरमैन कौन है? जल्दी बताओ, सही आंसर बताना है, ठीक है, मुझे की भी खाना है। 79 डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक क्या प्रक्रिया है? एनोडाइजिंग, गैल्वनाइजिंग, देन कैथोडाइजिंग या फिर कास्टिंग। तो सही आंसर होगा यहाँ पे, देखो गैल्वनाइजेशन एक मैनुअल प्रोसेस होता है जहाँ पे जिंक की मैनुअली कोटिंग चढ़ाई जाती है टू प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ताकि जंग ना लगे। और रस्टिंग जरा आपको बताना है किस तरह की रिएक्शन होती है। एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एक थिक ऑक्साइड लेयर को चढ़ाया जाता है, ओके। और गैल्वनाइजेशन में मैनुअली उसके रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कोरोजन जो आयरन में होती है, एंड कोरोजन इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चाहे आप कोरोजन को ले लो, चाहे आप रैंसिडिटी जो बासापन है उसको ले लो, ठीक है, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। 80 पंगी वैली इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज ऑफ इंडिया। पंगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंगी वैली। पंगी वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में पंगी घाटी। पूगा वैली कहाँ पर है? पूगा वैली है लद्दाख में। ये फेमस क्यों है? ये फेमस है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस हिमाचल प्रदेश में एक साइट है, जरा बताओ तो वो क्या है? यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आई थिंक, हाँ, चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका चेयरमैन, ठीक है। और ये रहा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल भी साथ में बताना कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कौन कौन है। तो यहाँ पे जो होगा दैट वुड बी, क्या दिया आंसर आप लोगों ने? मणिकर्ण, बिल्कुल सही है। देन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन नहीं आता इसमें, कौन कौन नहीं आता, ध्यान समझना इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहली बात था आर्टिकल नंबर 54 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 54 में ही है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? ध्यान से, इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज, यानी निर्वाचित सांसद और विधायक लोग आते हैं, चुने गए हैं, नामित नहीं आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज का जो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे, एलए होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होंगे। वही पूछा कौन नहीं होगा। और जब रिमूवल की बात आती है तो उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। और ज़रा बताइए कॉमेंट में कि इम्पीचमेंट जो है ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में है। तो इम्पीचमेंट में पता है कौन पार्टिसिपेट करता है रिमूवल में? ऑल एमपीज, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पीचमेंट आर्टिकल नंबर 61 में है। ऑल का मतलब क्या हो गया? इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए। एमपी कौन होता है? सांसद। एमएलए कौन होता है? विधायक होता है। तो सारे सांसद और विधायक पार्टिसिपेट करते हैं। अंतर क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी जो लोग इलेक्ट करते हैं, जो लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पर देखो नॉमिनेटेड नहीं है, यहाँ नॉमिनेटेड भी है। यहाँ पे एमएलए हैं लेकिन यहाँ एमएलए नहीं है, ये अंतर होता है, ठीक है। 55 में क्या दिया हुआ है? 55 में दिया हुआ प्रेसिडेंट को चुने जाने का जो मेथड होगा। मेथड क्या होता है? तो मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। अगला करो। और क्योंकि तुम लोगों ने सही आंसर दिया है तो मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा। रोम इटली, जेनेवा में है इसका। जेनेवा में और किसका है? WHO, WTO, ठीक है, ये वीपो है। WHO, WTO, ILO, वीपो, इन सब का ओ, लेकिन ये IMO का नहीं है। IMO का लंदन यूके में, ध्यान रहेगा। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, ठीक है।
यूनाइटेड नेशंस का दैट इज़ यूएन का, उसका भी न्यूयॉर्क में है। ओपेक का कहाँ पे है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका कहाँ पे है? इसका भी ऑस्ट्रिया वियना में है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है, जबकि वो खुद ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और एक तुम लोग अच्छा बता दो कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? गिव नेम ऑफ द पॉपुलर हिल फोर्ट लोकेटेड इन द सह्याद्री माउंटेन। सह्याद्री माउंटेन रेंज क्या है भाई? वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, जहाँ से हमारी दो इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स निकलती हैं ईस्ट फ्लोइंग, जरा नाम बताइए उनका। तो उसमें एक फोर्ट है जिसको ईगल्स नेस्ट बोला जाता है, कासा, शिवनेरी, रंगना या फिर तोरना फोर्ट। तो तोरना फोर्ट है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं ईगल्स नेस्ट। ये जो है ना, ये मैं ही हूँ, बस पता नहीं फेस रिवील हो ही नहीं पाता, ऐसी फ़ोटो आती है कि पीछे से ही आती है एकदम, ठीक है। तो खैर ये है तोरना फोर्ट, ठीक है। तो तोरना फोर्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, दिस इज़ योर तोरना फोर्ट, ओके। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं गया था, ये जो देख रहा हूँ ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं हूँ, ठीक है। तोरना फोर्ट कहाँ पड़ता है? तोरना फोर्ट पड़ता है राजगढ़ में। पुणे में पड़ता ही है, ठीक है। चलो अगला है, और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फीफा का है ज्यूरिच, स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिच में। लॉसेन में किसका है? लॉसेन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। तामिया हिल स्टेशन दैट प्रोवाइड्स स्टनिंग व्यू ऑफ द हॉर्स शू शेप्ड पटालकोट वैली सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज़। तो पूछ रहा है कि आपसे कि जो तामिया वैली है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में है? तामिया हिल स्टेशन तो है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में तामिया। द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज़ द हाईएस्ट नेशनल रिकग्निशन। तो इसमें कितना प्राइज़ मिलता है पूछ रहा है? तो टेंजिंग नॉर्गे माउंटेनियर्स को मिलता है 15 लाख रुपए। 86 नीति सारा द एलिमेंट ऑफ पॉलिटी विच कंटेन्स द अर्लियर फाउंडेशनल रूट टेक्स्ट ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई हुम ऑफ द फॉलोइंग। एक सेकेंड, नीति शास्त्र पूछ रहा है ना। तो नीति सार का, हाँ, कमंडक ही होगा इसका सर, ठीक है, कमंडक, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 87 विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एवरी ईयर। हर साल किस दिन मनाते हैं नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? 31 अगस्त को क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 13 अगस्त। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी होता है, क्यों? 13 अगस्त को तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 31 अक्टूबर होगा नहीं क्योंकि ये नेशनल यूनिटी डे। 13 अक्टूबर होगा, क्यों? क्योंकि 11 जुलाई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉपुलेशन डे होता है ये, ठीक है, जनसंख्या दिवस होता है। 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे होता है, 13 अक्टूबर को होगा, फिर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल जी का जन्मदिवस होता है इसी दिन, ठीक है। एंड अच्छा आपको बताना है वाटर डे, ठीक है, अर्थ डे, बायोडाइवर्सिटी डे एंड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून नहीं है, ये 5 जून है, ठीक है, 5 जून को होता है एनवायरनमेंट डे। आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज। और 1 मई को तो तुम लोग को पता ही होगा ना क्या होता है, क्यों भाई? 1 मई को क्या होता है? एक महान पुरुष का जन्म दिवस होता है बेटा, हाँ समझ लेना तुम। 31 मई को क्या होता है? और 3 मई को क्या होता है? तो यहाँ पर क्या कैपिटल मैच करनी है, रवांडा, क्यूबा, जाम्बिया, बहरीन। तो रवांडा की है किगाली, जहाँ पर हुआ था किगाली एग्रीमेंट, है ना, HFCs को प्रिवेंट करने के लिए। तो थर्ड का तो डी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी। जाम्बिया की क्या है? लुसाका, ठीक है। और क्यूबा की क्या है? हवाना। और बहरीन की क्या है? मनामा। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, ठीक है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे होता है। 8 मई को क्या होता है? सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? 8 मई को होता है आपका प्रेस फ्रीडम डे,
और 31 मई को होता है एंटी टोबैको डे, ठीक है। सॉरी 3 मई को होता है प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। 3 मई को होता है प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को होता है रेड क्रॉस डे। जो रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि हेल्थ केयर से डील करती है, तो उसमें फॉर्मेशन के लिए मनाया जाता है रेड क्रॉस डे, ठीक है। और 3 में होता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और 31 मई को होता है एंटी टोबैको डे। इसको कानपुर डे घोषित कर देना चाहिए। झोटी, चीता और मुरुजा आर वाइट आर्ट टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ विच द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो झोटी, चीता कहाँ की हैं ये? तो आर्ट फॉर्म है उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आपको पता है कि कलिंग फेस्टिवल यहीं का है, ठीक है। और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो हमने पढ़ा था? गोती पुआ डांस यहीं का है, याद है आपको? पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके भाग के नाचा। तो गोती पुआ डांस जो लड़के परफॉर्म करते हैं, दाल खाई डांस, डंडा नाचा, भाग नाचा, ये डांसेस हैं, ठीक है। अब छऊ, ठीक है, 6 खाई या 9 खाई, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये कलिंग के राजा जो रथ पे बैठे हैं वो बताएंगे। यानी छऊ फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल, बाल यात्रा, कलिंग और रथ यात्रा, ये सब जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, सब उड़ीसा के फेस्टिवल्स हैं। आंसर उड़ीसा ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अक्सर सुआ क्या करते हैं? कर्म ना करके गेंडियाँ मारते हैं। तो कक्सर डांस, सुआ डांस, गेंडी डांस, रात में नाचते हैं, रात नाचा डांस, ये सब कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। डैश वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर दैट इज नोन एज ऐन अकबरी। तो हमें पता है कि अकबरनामा जो लिखी गई थी भाई अबुल फजल की अकबरनामा 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड थी, जिसमें पहले वॉल्यूम में अगर बात करेंगे तो अकबर के किसके बारे में लिखा हुआ था? बताओ जल्दी से। अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था, यानी पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ था, राइट। दूसरे वाले में अकबर के रेन के बारे में, और तीसरे वाले में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ था, जिसको कि हम ऐन अकबरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब तक ख़त्म कर लेता हूँ ये, नहीं तो डांट पड़ेगी मुझे। कितना खा रहे नहीं यार, थोड़ा थोड़ा तो खाया भी। मेन दिक्कत वो नहीं है, मेन दिक्कत ये ना भी डांट पड़ेगी। अगर मैं भरी प्लेट नीचे ले गया तो हड़का दिया जाऊंगा, खाली करके ले जाना उसको। तो क्या आंसर होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। सबका सही है। तो बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला था, लेकिन उससे पहले वो डुंगेश्वरी केव जो बिहार में ही पड़ती है, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था बिफोर, जब उनको निर्वाण अचीव हुआ बोध गया में, उससे पहले, ठीक है। चलो, लुम्बिनी में आपको पता है कि उनका जन्म हुआ था, सारनाथ वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था। उनकी डेथ को स्तूपा से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। 92 विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ हर्षा। तो हर्षा की फर्स्ट कैपिटल क्या थी इसमें? हर्षा की फर्स्ट कैपिटल थी थानेसर, जो हरियाणा में पड़ती है। हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से थे? वर्धन डायनेस्टी से थे या पुष्यभूति डायनेस्टी से थे? इनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री, है ना। वो सब आपको स्टोरी पता होगी, मैंने आपको बताई थी। हर्षा के कोर्ट पर बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी थी उनके लिए, बायोग्राफी। हर्षवर्धन ने खुद 3 बुक्स लिखी थी, क्या नाम थे उनके? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ठीक
ठीक है, ये 3 किताबें लिखी थी हर्षा ने। हर्षा के अगर रेन की बात करें तो 606 से लेके 647 एडी तक था। इनको हराया किसने था? बैटल ऑफ नर्मदा में पुलाकेशिन II ने हराया था। और टाइटल क्या लिया था? दक्षिण पतेश्वर, नहीं दक्षिण का राजा हूँ मैं। ठीक है, ये इन्होंने टाइटल लिया था। बस इतनी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा चाइनीज़ ट्रैवलर आया था, ये जरा आप कमेंट में बताएंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ह्यून-सांग, जिसको जुआन जांग के नाम से भी जानते हैं, सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था। इसने CU की किताब लिखी थी, ट्रैवल्स टू ईस्ट इंडिया। और नागार्जुन को इसने वन ऑफ द 4 लाइट्स ऑफ एशिया बोला था, जिनको कि हम आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द आईएनए फ्लैग एट मोइरांग इन 1944। कहाँ पे है ये मणिपुर में मोइरांग। Which of the following rivers was historically known as the बंतवाल रिवर इन द साउथ ऑफ कर्नाटका। बंतवाल रिवर के नाम से किसको बोलते हैं? नेत्रवती, गौतमी, कालिंदी या पोन्नैयार रिवर। तो ये आपकी नेत्रवती रिवर है। अच्छा, पोन्नैयार से याद आया, पेरियार और पेन्नर में कंफ्यूज नहीं होना है। पेरियार ये है केरल में एक रिवर है, ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेरियार भरतसूजा। और पेन्नर की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये कृष्णा है, ये कावेरी है, उसके बीच में पेन्नर फ्लो होती है आंध्र प्रदेश में। इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है वो। कावेरी के नीचे कौन सी रिवर फ्लो करती है जरा बताना, जो सबसे, जिसको हम सदर्न मोस्ट रिवर बोलते हैं, कावेरी के नीचे वो फ्लो करती है। देन अगला है, इन 1851 द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब्ड विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आवर माउथ वन डे। ऐसा डलहौजी ने किसके लिए बोला था? तो डलहौजी ने ऐसा अवध के लिए बोला था। क्यों? क्योंकि अवध में वीक होता जा रहा था, और इन्होंने क्या किया, उसको मिस गवर्नेंस के तहत 1801 में तो इसने सब्सिडी अलायंस साइन कर ही लिया था, अभी देखा था। लेकिन 1856 में डलहौजी का जब अंत ही था, या फिर डलहौजी जब चला गया था, 1856 तक डलहौजी था, जब चला गया था 1856 में ही अवध को कैप्चर कर लिया था इन लोगों ने। जो लास्ट नवाब था, ठीक है, अवध का, नवाब वाजिद अली शाह जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, उसको डिपोर्ट कर दिया इन लोगों ने बंगाल में। 1856 1856 की बात है ये, ठीक है। और फाइनली मिस गवर्नेंस की, तुम गवर्न कर नहीं पा रहे हो, हम अब गवर्न करेंगे, ऐसे ब्रिटिशर ने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सतारा 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला स्टेट कैप्चर किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेके आया था। आपको पता है कि इसके तहत क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो 1848 में डलहौजी लाया था, कि अगर कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है किसी किंगडम का, ठीक है, और अगर अडॉप्टेड सन भी है तो भी वो मान्य नहीं होगा, ब्रिटिशर्स के हाथ में वो किंगडम चला जाएगा। सतारा कैप्चर किया। देन संबलपुर और जैतपुर को, जयपुर नहीं जैतपुर, संबलपुर और जैतपुर को 1849 में 1849 में कैप्चर किया, ठीक है। देन उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, और आपको पता है उसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई जी ने पार्टिसिपेट किया था किसमें, 1857 के रिवोल्ट में। 1857 के रिवोल्ट को कानपुर से नाना साहिब ने लीड किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था, और बिहार से किसने किया था? बिहार से किया था, वो कौन थे जिनका वो ज़मींदार थे? कुंवर सिंह। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वी डी सावरकर ने उसको फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था उसको, 1857 के रिवोल्ट को। मंगल पांडे ने आपको पता है कि उसको शुरुआत करी थी, है ना। 8 अप्रैल को 1857 को शॉट कर दिया था अपना अफसर को, 10 अप्रैल को उनको फांसी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि वो मेरठ से, वो वैसे तो 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल से बिलोंग करते थे, बैरकपुर से, लेकिन मेरठ से एक्चुअल में दिल्ली चलो शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, और वहीं से आपका 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, जिसको कि हम सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। हु वॉज सेंट टू इंडिया इन ऑर्डर टू ट्राई एंड फॉर्ज अ कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी एंड द कांग्रेस बाय विंस्टन चर्चिल इन 1942। 1942 की बात हो रही है, तो यार रिपन तो 19 आपको पता है कब, बहुत पहले थे रिपन तो, है ना, याद है आपको? 1882 के टाइम पे थे ये। क्यों? इसी टाइम पे तो थे ये, तो 1942 की बात हो रही है। रिपन तो मर चुके हैं, रिपन के बच्चे भी हो सकता है चले गए, मतलब नहीं,
इतना तो नहीं, लेकिन हैरिपन के बच्चे बच्चे बूढ़े हो गए होंगे, उस टाइम की बात है ये। और माउंट बैटन वो तो 18 सॉरी ओके ठीक है, माउंट बैटन है ये। तो माउंट बैटन तो 19 ठीक है 47 में हमें पता है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, माउंट बैटन, ठीक है। और जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसका प्रेसिडेंट भी था ये, जो इंतरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में बनी थी उसका। लिलिथ को आंसर होगा स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था 1942 में, जिसको कि क्रिप्स मिशन बोला जाता है। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोला अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इसने डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी। क्यों इनको भेजा जा रहा था बैक टू बैक? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इंडियंस का कॉपरेशन लेना था, इसलिए। Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Turkish Empire. This empire was also known by which of the following name? तो इसको ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओटोमन एम्पायर मैंने बताया था वो, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खलीफा को हटा दिया गया था, देन वो खिलाफत आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मौलाना अली और शौकत अली दो भाइयों ने यहाँ पर, अली ब्रदर्स ने इसको शुरू किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन से आप कैबिनेट मिशन को भी चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, जो 1945 में बना था। 1946 में इंडिया में आया था। इसमें 3 मेंबर्स थे, अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स जो ये 1942 वाला था, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी आया था इसमें, और पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था, ठीक है। और इसी के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, चीज़ ध्यान रखना, चेयरमैन था। कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग का प्रोविजन था, ग्रुप ए बी सी। कैबिनेट मिशन प्लान में कोई पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं था कि पाकिस्तान होगा, बट फिर भी इनिशियली इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग। 97 हो गया, 98 इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू कम टुगेदर फॉर द कॉज ऑफ इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश थ्रू दी फेमस। तो दोनों एक साथ कब आए थे? तो दोनों एक साथ आए थे 1916 लखनऊ पैक्ट, जिसको लखनऊ में ज्वाइंट पैक्ट इन लोगों ने साइन किया था। अब हुआ क्या था, ये लखनऊ का जो सेशन है कांग्रेस का 1916 का, इसको किसने प्रिसाइड किया था जरा बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था 2 महीनों में। पहला महीना तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया, ज्वाइंट पैक्ट साइन किया। दूसरा महीना ये है कि 1907 में 1907 में सूरत सेशन में जिसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। इसमें कांग्रेस डिवाइड हो गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। जब डिवाइड हो गई उसके बाद एक साथ 1916 में ही आई थी। इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में ये एक साथ आए थे लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। कांग्रेस जो एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था उनको फिर से ले लिया गया था इसके अंदर ही, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हम डिस्कस कर चुके हैं। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, जहाँ पे गांधी जी ने कुछ इरविन की डिमांड मानी थी, जैसे कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे अभी, और बस यही माना था, ठीक है। और इरविन ने क्या माना था गांधी जी के बिहाफ में कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए नमक बनाया जा सकता है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया सकता है, जो लोग गिल्टी नहीं है वायलेंस के उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए, ऐसा इरविन ने डिमांड मानी थी गांधी जी की। लेकिन गांधी जी की जो डिमांड थी कि भाई सरदार क्या बोलते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की फांसी को टाल दिया जाए, वो एक्सेप्ट नहीं किया इरविन ने। और उन लोगों को, तीनों लोगों को फांसी होती है 23 मार्च 1931 को, जिस दिन हम राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं, मार्टायर्स डे। 30 जनवरी को भी मनाते हैं शहीद दिवस, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, और 23 मार्च को भी मनाते हैं। 99th एट सम प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिटवीन द वाटर टेबल, दिस इज नोन बाई विच नेम। कुछ स्थलों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गीजर, सीप्ड एक्वा, एक्विफायर या फिर हॉट स्प्रिंग। तो सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर वुड बी एक्विफर, ठीक है, जो पानी स्टोर होता है हार्ड रॉक्स के बीच में। एंड दी 100th क्वेश्चन, सर एडिक्विटी बेस्ड न्यू बैच कब आ रहा है? वो आ रहा है मिड ऑफ सितंबर को, बस कुछ दिन का वेट करिए, एकदम ग्रैंड अल्टीमेट बैच होगा वो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, और ये भी बताइए मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है?
कहाँ है ये? उत्तराखंड में। कौन सी रिवर निकलती है? सरयू, जिसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। अब 100 क्वेश्चन हो गए, कितने सही हुए? अब थैंक यू नहीं, कहाँ सृष्टि जी थैंक यू है? किस बात का थैंक यू? जल्दी जल्दी करते हैं कुछ क्वेश्चन, बस 5-10 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इनको, ठीक है, एकदम सुपर फास्ट तरीके से। थार डेजर्ट जो है, हमें पता है भारत में 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। कौन कौन? हिमालय है, यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यहाँ पर आपका पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू है, ये आपके तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन है, ये आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड है। हो गए 6। अब ये 6 में से जो थार डेजर्ट है वो सबसे वर्ल्ड का डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। यहाँ पर 83% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी? इंडिया का 434 है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, इतने लोग रहते हैं। लेकिन हाईएस्ट कहाँ का है? हाईएस्ट है बिहार का, जहाँ पे 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड हाईएस्ट वेस्ट बंगाल का है। और अगर हम बात करें कि लोएस्ट कहाँ का है, तो जरा बताइए कमेंट में, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, जल्दी से बताइए। विद रेफरेंस टू ग्रीन रेवोल्यूशन, what is HYV seeds which are also called as miracle seed। तो HYV सीड क्या है? तो HYV सीड को ग्रीन रेवोल्यूशन में लाया गया था। ये है आपकी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, मेरेकल सीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे भयंकर तौर से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। पहले हम PL480 सीड इंपोर्ट करते थे अमेरिका से, तो पहले अमेरिका बोलते थे कौन हो तुम, फिर हमने बोलने लगे कि तू कौन है बे, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हाई वैरायटी सीड ने प्रोडक्शन हाईली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया और अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी। इसके नेगेटिव्स ये थे कि इससे जो है सॉयल हेल्थ ख़राब हो गई थी, वो एल्कलाइन हो गई थी, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया था, और फार्मर्स के बीच की जो डिस्पैरिटी है और यहाँ तक कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, अर्निंग की जो डिस्पैरिटी है, वो इंक्रीज़ हो गई थी। यानी कि गरीब और गरीब किसान हो गया था, अमीर और अमीर हो किसान हो गया था, ठीक है। वॉट वॉज द पीरियड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान? तो 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था बताओ? देखो, जो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ 2012 से 17, वो आपका 12th 5 ईयर प्लान था, ना कि 11th 5 ईयर प्लान। 2007 से लेके 12 था। इसका गोल क्या था? गोल था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और 12th की अगर बात करेंगे तो रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, बस ये अंतर था। ओके चलो, और जो 12th वाला था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, 2012 से 14 तक रहा। उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट, और उसने क्या किया? उसने प्लानिंग कमीशन को हटाया, 5 ईयर प्लान को हटाया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हटाया, और नीति आयोग लाया प्लानिंग कमीशन की जगह पे, योजना आयोग की जगह पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो जो नई इकोनॉमिक जो नीति आई थी, आर्थिक नीति आई थी, उसके तहत क्या इसमें से नहीं था? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नहीं था, टैक्स रिफॉर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट या फिजिकल रिफॉर्म्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं था, बाकी सब था। हमें पता है 1990 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तो हुई थी, उसके बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाए गए थे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है सिंपल, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतना फॉरेन करेंसी नहीं था कि हम सामान को इम्पोर्ट कर सके। हमारे पास सिर्फ 15 दिन का रिजर्व बचा था, सिर्फ 15 दिन का, ठीक है। फिर आपको पता है हम IMF के पास गया लोन लेने, और फिर हमने LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, विच स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना, बाहरी निवेश लेना, जिसमें FDI FPI आते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करना, जैसे कि 1948 में पहली इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और उसने क्या किया था? लाइसेंस राज शुरू कर दिया था कि किसी अगर प्राइवेट प्लेयर को कोई इंडस्ट्री में घुसना है तो पहले लाइसेंस लो गवर्नमेंट से, तब घुस सकते हो। उससे करप्शन इंक्रीज़ हुआ, इनोवेशन कम हुआ, एफिशिएंसी कम हुई, और जब 1990 में हमें एकदम थपेड़ा लगा, इकोनॉमिक थपेड़ा, तब हमारा होश आया, तब हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रूम दिया और लाइसेंस राज को ख़त्म किया 1991 में। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाकी दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर? अब नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस में दी हुई है? 78 में। क्या ड्यूटी होती है? कि वो एज अ लिंकेज एक्ट करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। तो उसी तरह से चीफ मिनिस्टर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंकेज के तौर पर ऐड करता है। और हमें पता है कि अगर हमें यूनियन पार्ट 5 का आर्टिकल पता है तो हमें सिर्फ 89 को ऐड कर देना है और हमें पार्ट 6 दैट इज स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। क्या आंसर होगा? सिंपल 1D 167। आपको पार्ट 5 के आर्टिकल्स याद होने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 77 में क्या लिखा हुआ है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
यानी कि जो भी धंधा बंदा होगा यूनियन का वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। अब अगर पूछ लेगा कि स्टेट का धंधा गवर्नर के नाम पे वो कौन सा आर्टिकल 89 ऐड करो, खत्म। 76 में क्या दिया हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, है ना, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है जरा कमेंट में बताइए, अटॉर्नी जनरल। और अगर हमें एडवोकेट जनरल चाहिए, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो 89 ऐड कर दो, 165 में आ जाएगा, ठीक है। 75 पढ़ ही चुके हैं। 74 क्या बोलता है, 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, वो उनका काम क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह देना, और राष्ट्रपति उसी सलाह पे काम करेगा। राष्ट्रपति पे वो सलाह बाइंडिंग होती है। ऐसा किस अमेंडमेंट ने बोला था कि राष्ट्रपति को उसकी वो सलाह माननी ही पड़ेगी, बताओ जल्दी से, कौन सा अमेंडमेंट था वो? तो वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ऐसे अगर स्टेट में पूछ लेगा 89 ऐड कर दो, खत्म। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू। इसको अडॉप्ट कब किया गया था बताओ? तो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। 22 जुलाई 1947 को क्या अडॉप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग। 24 जनवरी 1950 को क्या अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ठीक है। सरदार पटेल जी किस कमेटी के हेड थे, बता जल्दी से। और राजेंद्र प्रसाद किस कमेटी के हेड थे, और जवाहरलाल नेहरू किस कमेटी के हेड थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? तो जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी। तो मैंने बताया था जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन या स्टेट लगा होगा तो नेहरू। राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। फाइनेंस कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, इन सब के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़। तो क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डी फैक्टो हेड, ठीक है। डी फैक्टो हेड बोलते हैं उसको हम। और प्रेसिडेंट को डी ज्यूरे हेड बोलते हैं, प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं, प्रेसिडेंट को टाइटुलर हेड बोलते हैं, ठीक है। नाम का हेड है। रियल हेड कौन है, रियल हेड तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है यूनियन में। स्टेट में कौन है, चीफ मिनिस्टर है। चलो, फंडामेंटल राइट कैन, अब फंडामेंटल राइट बचे, एक आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, बस इसको करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब ध्यान से याद करेंगे, ठीक है, ध्यान से। दो टॉपिक कवर होंगे यहाँ से, FR और इमरजेंसी। FR की अगर बात करेंगे तो पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। टोटल 7 थे जब संविधान बना था, अभी कितने हैं, 6। कौन सा हटा है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा है। किस अमेंडमेंट से हटा है, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 1978 का जो ऑप्शन में 42 भी होगा और तुम 42 ही मार के आओगे क्योंकि तुम सो रहे हो ना, 44th होगा, ठीक है। और अभी किस पार्ट में है ये, 44th में, मतलब पार्ट 3 में तो है नहीं, अभी पार्ट नंबर 12 में है और आर्टिकल नंबर 300A में एक लीगल राइट है ये। 6 है जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18, राइट टू फ्रीडम है 1922, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और एक बच गया 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था अम्बेडकर जी ने, जिसमें 5 तरह की रिट्स दी हुई हैं। और रिट हमने कहाँ से ली, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूके कॉन्स्टिट्यूशन और क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, और क्या लिया वहाँ से, और वहाँ से हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, मार्शल लॉ लिया है, ठीक। फंडामेंटल राइट यूएसए से, जहाँ बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो अगर पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या है, तो फंडामेंटल राइट है। एक एक आर्टिकल तुमको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन कौन है, 15, 16, 19, 29, 30, इनमें जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को हैं, बाकी सिटीजन्स फॉरनर्स सबको हैं। अब पूछ रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे FR सस्पेंड हो जाते हैं। कौन सी इमरजेंसी, 3 तरह की होती हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। वैसे स्टेट वाली इमरजेंसी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, उसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं उसको स्टेट इमरजेंसी। और फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही सस्पेंड होते हैं। 2 आर्टिकल होते हैं, 358 और 359। 358 सस्पेंड करता है आर्टिकल नंबर 19 में मिले हुए 6 अधिकारों को, जिनको हम सामरो से याद करते हैं, याद है, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, मूव, रिसाइड, ऑक्यूपेशन, ABCDEF नहीं, ABCDEG, F नहीं है क्योंकि F में प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था, वो हट गया 44th अमेंडमेंट से। तो 19 के जो 6 राइट को अगर सस्पेंड करना है, 358 को एक्टिवेट करो।
और 19 के अलावा अगर किसी को वो सस्पेंड करना है तो 359 को एक्टिवेट करो। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में प्रोवाइडेड है जो किन किन ग्राउंड में लगाई जा सकती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। पहले क्या था? पहले आर्म्ड रेबिलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, उसको हटा के किसको, आर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबिलियन जोड़ दिया गया। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। संविधान हत्या दिवस 25 जून 1925 जून, क्यों? क्योंकि उसी दिन इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में इमरजेंसी लगाई गई थी। यहाँ पर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगाई गई थी, यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड एक चीज़ अभी दिमाग में आई थी, एकदम से चली गई, क्या थी वो? हाँ, अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में लगी है तो आर्टिकल नंबर 19 के राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगी। सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लगा है, किस स्टेट में लगा है, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से। कम्युनल अवार्ड कॉइन बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैम्स, और इमरजेंसी किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में? इमरजेंसी जो है संविधान के किस भाग में दी हुई है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा गढ़ा गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अंबेडकर जी गए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पहली वाली 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में। अंबेडकर जी का ये कहना था कि भाई जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट आप दे रहे हो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, उसी तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को भी दो, डिप्रेस क्लासेस को भी दो। और डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इस कम्युनल अवार्ड के तहत 1932 में, 1932 में। लेकिन गांधी जी जो यरवदा जेल पूना में बंद थे, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो क्योंकि उनकी डिमांड समानी नहीं गई थी, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल मेज सम्मेलन एकमात्र थी, टोटल 3 हुई थी, 3 में से एकमात्र यही थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए। ठीक है, तो कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में पार्टिसिपेट किया। जब वापस आए जेल में डाल दिया। तो जब इन्होंने सुना गांधी जी ने कि ये सब डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, तो वो फास्ट एंड टू डेथ में चले गए यरवदा जेल पूना में। और फिर वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पैक्ट साइन होता है, एक पैक्ट साइन होता है, जॉइंट पैक्ट, जहाँ पर ये एग्री होते हैं दोनों लोग कि ठीक है इसको हम गिव अप करेंगे। कम्युनल अवार्ड के फेवर में तो थे अंबेडकर जी, लेकिन गांधी जी नहीं थे, गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ में चले गए। तो फिर ये जॉइंटली हुआ कि ठीक है कम्युनल अवार्ड को हम गिव अप करेंगे, लेकिन जो रिजर्व्ड सीट्स हैं दलित्स के लिए उनको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, और पार्ट जहाँ इमरजेंसी दिया है वो 18 है पार्ट जिसमें दिए हुए हैं आपातकाल। और आपातकाल प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा है 11 बार। अभी 11वीं बार फरवरी के महीने में लगा था 2025 में, इसी साल। लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, बस 2-3 क्वेश्चन और है, खत्म है बस। ठीक है, लैक्टोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये आपसे पूछा है। चलो, तो लैक्टोमीटर की अगर बात करेंगे तो लैक्टोमीटर किस पे काम करता है? ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बर्नौली का सिद्धांत क्या है, याद है आपको? पास्कल किसकी यूनिट होती है बताओ? विच कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट? सच सच बोल दे कितने क्वेश्चन है, देख लो। खत्म है 114 है, बस करो। LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ है यहाँ पे। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। उसने बोला था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और ये था 3 टियर। ग्राम पंचायत लोअर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर इंटरमीडिएट लेवल वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पॉपुलेशन जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे। ठीक है,
और आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ सब आपको पता होना चाहिए किस तरह से इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है सारी पोस्ट पे, चेयरमैन की पोस्ट पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, विलेज लेवल पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। चेयरमैन लेवल पे वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। मिनिमम एज कितना होता है चुनाव लड़ने के लिए। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 में बनी थी उसने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात कही थी। तो मिनिमम एज जो होती है वो 21 साल होती है चुनाव लड़ने की पंचायत का, ठीक है। पेसा एक्ट कब आया था? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेसा एक्ट। तो 1996 में एक्ट आया था पेसा, जहाँ पर जो 5th शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पर पंचायत दैट इज़ पार्ट नंबर 9 के प्रोविजन, क्योंकि पार्ट नंबर 9 में पंचायत है, पार्ट नंबर 9 में म्यूनिसिपैलिटी है, और पार्ट नंबर 9B में क्या है बताओ जल्दी से। फूड कैन को कोट किया जाता है विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इंस्टेड ऑफ जिंक। खाद्य डिब्बों को जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु से लेपित किया जाता है? तो ये लेपित किया जाता है टिन के डिब्बों में, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, टिन कम रिएक्टिव है, तो वो खाने से जल्दी रिएक्ट नहीं होगा करेगा, ठीक है। 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको कि किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 9 को तो 73rd अमेंडमेंट से, 9A को 74th से, और 9B को किया गया था 97th अमेंडमेंट से, ठीक है। 97वें संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया था, जिसमें कि आर्टिकल कहाँ तक है? 243ZH से लेके 243ZT तक है बस, ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का 112। बाई रिलीजिंग एक्सेसिव ड्राई पाउडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नियर द फायर गिव्स CO2 देता है। कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा CaCO3 जो होती है वो कैसे बनती है? इसी को ही हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इसी को चौक बोलते हैं, इसी को ही लाइमस्टोन बोलते हैं, इसी को ही चौक बोलते हैं, इसी को ही मार्बल बोलते हैं, ठीक है। बनता कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एंड इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं क्या? इसी को ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं, CO2 गैस निकलती है, तो इसीलिए बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसको आग बुझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे ये बॉटल होती है, यहाँ पर एक छोटी सी H2SO4 की बॉटल लगाते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज़ आपका बेकिंग सोडा होता है, जब निकलता है दोनों मिक्स होते हैं, CO2 गैस निकलती है इनके मिक्सचर की वजह से, जो उसको क्या करती है, CO2 गैस क्या करती है, आग नहीं लगने देती है फिर, ठीक है। चलो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड CFLs कंटेन वेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषाक्त है? टंगस्टन, मरकरी, एल्युमिनियम या टाइटेनियम। सही आंसर क्या होगा? मरकरी, विच इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। ओनली लिक्विड नॉन मेटल बताइए रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है? टंगस्टन को कहाँ पे यूज़ करते हैं? टंगस्टन को हम फिलामेंट जो होता है ऑफ बल्ब उसको बनाने में यूज़ करते हैं, और ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है रूम टेम्परेचर पे। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पोसेंट फ्लोरेसेंट लैम्प्स होता है इसका, ठीक है। और इसका क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है जो आप रिकॉर्डेड में आंसर देंगे, जो रिकॉर्डेड में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे अगर पूछूँ कि ये बेकिंग है तो वॉशिंग सोडा क्या होगा बताओ? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताओ, और हाँ बस इन दोनों को बताओ, फिर ख़त्म करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, 10 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। कहाँ यूज़ किया जाता है? परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी की, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। प्लस ग्लास जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा H2O। आधा H2O कैसे मिलता है? जब जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O को 373 केल्विन में 373 केल्विन में हीट कर देते हैं, ये मिल जाता है। ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या है ये है ब्लीचिंग पाउडर। कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए, बिकॉज इसमें क्लोरीन है जो पानी को साफ़ करेगा, और
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये बीच में ऑक्सीजन घुसा है तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लस इसका यूज़ किया जाता है ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। चलो फाइनली हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, एंड आई थिंक आपको लेक्चर यूज़फुल लगा होगा, ठीक है। लगभग 3.5 घंटे का हमारा लेक्चर था, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन फिनिश किए। सर मेरा 7 सितंबर को है, पेट देने का कोई फ़ायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? दिस क्लास फील्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके सर, मेरे पास फैटमैन है क्या? फिर से आगे प्रिंटेड नोट्स बुक परचेज करना? नहीं फैटमैन है तो फिर क्यों करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा वो नॉन कॉपरेशन वाला पूछ रहे हो क्या? नॉन कॉपरेशन में कैलकाटा में होगा, नागपुर में एंडोर्स किया गया था, मेरे हिसाब से तो कैलकाटा ही होगा वो उसका, ठीक है। नागपुर में एंडोर्स किया गया था, कैलकाटा में उसको चलो करंट अफेयर्स आ जाएंगे शाम तक, ठीक है। काम चल रहा है इस पर, बस फाइनल काम बाकी है, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी तो ठीक है, थैंक यू। पीडीएफ मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पे इस पूरे लेक्चर की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।